तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दिखाया जाता है एक नया दिन, जिसमें कि हम देखते हैं एक एयरसी को जो मैजिक टावर ऑफ डॉन जाने वाली है। हम उसके अंदर देखते हैं एलिजाबेथ, जो एमसी से पूछता है तुम यहाँ पे क्यों हो रोनन। रोनन कहता है प्रोफेसर वेरिन ने मुझे ये कहा था इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। लॉन्ग टाइम नो सी एलिजाबेथ। फिर एमसी हंस के कहने लगता है या फिर मैं तुम्हें एली कहूँ। एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने कहा था ना तुम मुझे उस नाम से नहीं बुला सकती, उस निक नेम से बस मुझे आदिशानी बुला सकती है। लेकिन वेट, पहले मेरा जवाब दो। एमसी कहता है लेकिन तुम पूछी क्यों रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या ये एयरशिप कहाँ पे जाने वाली है। ऑफ कोर्स ये वहीं पे जाएगी मैजिक टावर डॉन में, तो मुझे काम है उधर इसलिए मैं जा रहा हूँ उधर। एलिजाबेथ कहती है क्या तुम तो एक मार्शल आर्ट मेजर जूनियर हो, तो तुम्हारा क्या काम है मैजिक टावर में, और तुम्हारे साथ तो आसले भी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। एमसी कहता है हाँ जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरा सर्कमस्टेंसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सोचा कि अगर आसले के पास टाइम होगा तो मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन उसने कहा कि उसको ट्रेनिंग में फोकस करना है मारिया के साथ। लेकिन बाकी लोग कहाँ पे है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो। मैंने तो प्रोफेसर वेरिन से सुना था कि बहुत सारे मैजिक मेजर जूनियर यहाँ पे आने वाले हैं। एलिजाबेथ कहती है हाँ मैं ऑफ कोर्स अलोन हूँ। द मैजिक टावर ऑफ डॉन अपने फायर मैजिक की वजह से जाना जाता है, और ये फील्ड ट्रिप का अपॉर्चुनिटी हमारे प्रैक्टिकल फायर मैजिक क्लास का 10 बेस्ट स्टूडेंट को दिया गया है। लेकिन वो कंडीशंस बस बाकी लोगों के लिए है, क्योंकि मैं फर्स्ट प्लेस में हूँ और उसके अलावा कोई भी फर्स्ट प्लेस में नहीं है, और इसीलिए मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ ये टी टाइम को। मुझे कहता है आहा ये तो झूठ है, तुम इसलिए यहाँ पे अकेले हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई दोस्ती नहीं है। देन हम एक दूसरे को कंपनी करते जाते वक्त, है ना, मैं भी अकेला हूँ तो हम दोनों टाइम स्पेंड कर सकते हैं खेलते हुए। तो तुम्हें कैसा लगता है, क्या ये अच्छा ऑफर नहीं है। एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती, कहती है क्या मेरे साथ खेलना है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे साथ खेलना कौन चाहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। बॉस कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। इवन दो हम लोग रिनोड मैच टावर के करीब हैं, फिर भी वो लोग बस अपने आप में ही बात करने पे लगे हुए हैं, जबकि उन लोगों को तो अपना मैजिक रिलेटेड क्वेश्चन को एक दूसरे के साथ पूछ के अपने मैजिक पावर को बेटर कर लेना चाहिए, है ना। इसलिए मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत बेकार लगता है, और इसलिए मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है। तुम्हें नहीं लगता। एमजी कहता है वेल मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एलिजाबेथ कहती है ऑफ कोर्स एकेडमी के अंदर ऑडिशन के अलावा बस तुम ही इकलौते पर्सन हो जिसको कि मैं एक्नॉलेज करती हूँ। रिसेंटली कुछ दिनों से तुम बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, और तुमने तो उस एरोगेंट ग्रांसिया को भी उसकी औकात दिखा दिया। और मैंने ये भी सुना कि तुमने स्वार्ट्स एंड ज़ाइबा को हेल्प किया टेररिज्म कल्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए, और मुझे लगता है कि रॉयल पैलेस के लोगों को भी तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में पता ही होगा, और तुम्हारे अंदर तो अकालिसिस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और पूछते हैं हाँ मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने बहुत पहले तुम्हें एक इन्विटेशन दिया था, ये बहुत ज्यादा महीने बीत गए, तुम कब रेस्पॉन्ड करने वाले हो। क्या तुम्हें अकालिसिस के बारे में कुछ फील नहीं होता है क्या। ये इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम हमारे फैमिली के अंदर आ जाओ तो तुम इमीडिएटली बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ऐसे ही वो बकवास बातें करने लगती है। एमसी कहता है वाह उसने कहा था कि उसको किसी से बात नहीं करना, लेकिन वो तो बहुत सारी बातें करने लगी है। मैं उसको ये बात बता नहीं सकता कि मैं अकालिसिस के बारे में फील नहीं करना चाहता। एमसी कहता है तो चलो सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं, ये सब वो मन में सोच रहा होता है। फिर वो कहता है अच्छा तो जब तुमने मेंशन कर ही लिया है तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। एली तुम आदिशान को इतना ज्यादा लाइक क्यों करते हो। एली कहती है क्या तुम ये सब मुझे सडनली क्यों पूछ रहे हो। एमसी कहता है मैं क्यूरियस हूँ, आजकल आदिशान के एफर्ट्स रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि तुम कह रहे हो आदिशान जब स्कॉलरशिप स्टूडेंट बनी तो वो टैलेंटेड नहीं थी और एक बस मीडियोकर थी, लेकिन फिर भी तुम उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुमने उसके अंदर क्या देखा जो तुम इतना पसंद करते हो उसे। फिर एलिजाबेथ कहती है ऑब्वियसली शुरुआत से ही मेरी आदिशान बाकी लोगों से डिफरेंट है। जब मैं फीलिंग में आई थी तब कुछ दिन बाद मैंने उससे पहली बार मिला था, तब मैं लाइब्रेरी में कुछ किताबें ढूंढ रही थी अपने रिसर्च के लिए, और मैं वहाँ पे खो गई थी, और वो पहली पर्सन थी जिन्होंने कि मेरे पास आके मुझे अप्रोच किया और प्यार से बताया कि रास्ता किधर से है, और वो लड़की थी आदिशान। आदिशान एलिजाबेथ से कहती है तुमने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दिया, मैंने ये खुद के आंखों से देखा, फिर भी मैं अभी तक ये बिलीव नहीं कर सकती कि तुम एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं इतना ज्यादा हैरान हो गई थी तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के कि मैं अपना मुंह को बंद भी नहीं कर पा रही थी। एलिजाबेथ सोचती है डैम इट, क्या मैं फिर से वही बोरिंग चीजें सुनने वाली हूँ। बाकी लोग जब मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे तो सभी लोग आखिर में बस यही चीजें कहते थे कि अकल से फैमिली का ब्लड थोड़ा सा डिफरेंट ही है, जिसकी वजह से मुझे ये सारा टैलेंट मिला है। उन लोग मुझे इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और ही था। उन लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे, वो लोग बेसिकली यही कहना चाहते थे कि मैं जितना भी कुछ अचीव कर पाया हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैं लकी हूँ और मैं अकालिसा के घर पे पैदा हुई हूँ, और मैं श्योर हूँ कि लड़की भी ऐसे ही कहने वाली है। लेकिन अपना आदिशान कहती है तुम बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो, मैं सोच रही हूँ कि तुम कितना ज्यादा मेहनत की होगी इसके लिए, और वो भी इतने कम उम्र में, मैं इसे इमेजिन भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ रहा होगा। उसके बाद सुन के एलिजाबेथ एकदम शांत होती है। आदिशान कहती है मेरे जैसा एक इंसान तुम्हारी फीलिंग को कभी भी समझ नहीं सकता कम्प्लीटली, स्टिल फिर भी कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है और तुम्हें किसी से बात करना है तो मुझे ढूंढ लेना, और मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करूंगी। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्प में नहीं आ सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें सीनियर होने के नाते थोड़ा बहुत तो एडवाइस दे ही सकती हूँ। एलिजाबेथ फिर एमसी से कहती है उस दिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हूँ, उस दिन जो मैंने एक्साइटमेंट फील किया वो मेमोरी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, तो मैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करूंगी, लेकिन सबसे ऊपर आदिशान बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसे कहता हाँ। एलिजाबेथ अपनी बात कंटिन्यू करके कहती है उसके लंबे सिल्की सिल्की बाल और उसकी लंबी टांगे और उसका बॉडी आय हाय है, कौन उसकी ब्यूटी को राइवल कर सकता है, और वो अपने लाल को टपका रही होती है। मैं बस
उसमें खोई गई हूँ। मैं उसको इमेजिन करते करते उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। एमसी देखता है क्या चल रही है, क्या सारा जीनिस इस लड़की और सुलिफन की तरह होते हैं? वेल ये मैटर नहीं करता, एक रिलेशनशिप इसके साथ इंसान को बहुत मदद करेगा फ्यूचर में। फिर एमसी कहता है बस हो गया बात करना। फिर एमसी को कुछ महसूस होता है, वो कहता है एली बस हुआ, उठ जाओ, तुम जल्दी से अपना छड़ी को उठाओ। एली कहती है हाँ क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम? एमसी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें ये एक्सप्लेन करने के लिए, प्लीज जल्दी करो, कुछ आ रहा है हमारी तरफ। फिर वो उस जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। एमसी एली को उठा के वहाँ पे पीछे आ रहा होता है। एलिजाबेथ कहती है ए तुम मुझे इस तरह की डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? तुम मेरे जैसे प्यारी लेडी को एक चावल की बोरी की तरह क्यों उठा रखे हो? रोनन क्या तुम्हें औरतों की इज्जत करना नहीं आता? एमसी एली से कहता है एली तुम्हारे पास टेलीकिनेसिस पावर है ना, तुम उससे एक पर्सन को लिफ्ट कर सकते है ना, तो ये आ रहा है, रेडी हो जाओ। एली कहती है आखिर तुम इतने देर से बात क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस थोड़ा सा यही देख रही हूँ। फिर वो आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ पे एक बड़ा सा फायरवॉल होता है। एली कहती है क्या क्या ये जायंटिक फायरवॉल है? हम देखते हैं एक मैसिव फायरवॉल उनकी सीप के ऊपर होता है। एली कहती है इस तरह के मैजिक स्पेल को तो बस एयर फाइट के बैटल में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एमसी कहता है मुझे नहीं पता। एमसी कहता है मुझे तुम्हें ये बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि तुमको अभी क्या करना है। देन शुरू करते हैं, तो मैं ये सब तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। फिर वो वहाँ से उड़ जाता है। एलिजाबेथ कहती है रोनन तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। फिर वो अपना मैजिक करती है, इनविजिबल हैंड एमसी पे मैजिक करती है, तो एमसी के पैरों में मैजिक होने लगता है और एमसी हवा में जंप करता है उस जायंटिक फायरवॉल की तरफ और बहुत ज्यादा फायर ऑफ वे में अपना तलवार पकड़ता है और उस जायंटिक फायरवॉल पे बहुत ज्यादा स्लैश मारता है और ये करते हुए बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। जब एमसी उस फायरवॉल पे अटैक करता है तो उस फायरवॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एमसी सोचता है डैम इट, मैंने जितना सोचा नहीं था इससे भी ज्यादा इसके टुकड़े हो गए, इसके टुकड़े तो हमारे सीट में गिरने वाले हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा एयर सीन खत्म हो जाएगा। एमसी देखता है और कहता है तुम इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों दिखा रहे हो? एलिजाबेथ कहती है तुम्हें ये लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर सकती उस तरह के कचरों को, वो भी मैं एलिजाबेथ अकलुषिया। हम देखते हैं एलिजाबेथ ने उन सारे फायरवॉल के टुकड़े को गायब कर दिया होता है। एमसी कहता है हाँ जैसे कि मैंने अकलुषिया फैमिली के लेडी से एक्सपेक्ट किया था, तुम बस बोलने में नहीं अपना पावर में भी दिखा सकते हो, ब्रावो, तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो एली। एलिजाबेथ कहती है मैं कितनी बार बोलूं, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। वो एमसी को बहुत सारी गंदी गंदी गालियां देने लगती है। एमसी नीचे लैंड करता है और सोचता है हमने जैसे तैसे इसको संभाल लिया, लेकिन ये वेलकम सेरेमनी क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या चल रहा है इस मेस टावर डॉन में? तभी कोई कहता है हेलो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम सभी लोग सही हो? हमने ये कंफर्म कर लिया है कि वो मैजिक स्पेल तुम्हारे एयरशिप में जो आया था वो हमारे ही मेस टावर से आया था, लेकिन फिर भी ये हमारा इंटेंशन नहीं था ये करने का। ये इस तरह का इंसिडेंट था जिसको कि कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख लिया है, तो प्लीज आप शांति से यहाँ पे लैंड कर सकते हैं और उसके बाद हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं और हम आपके सामने आके बताएंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था आखिर। फिर वो एयरशिप नीचे लैंड करता है, बाकी सब लोग नीचे उतर जाते हैं, वो लोग बात करने लगते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि आखिर थोड़ी देर पहले जो फायरबॉल हमारी तरफ आया था आखिर वो क्या था? लड़की कहती है मैजिक टावर ऑफ डॉन में इस तरह का चीज कैसे हो सकता है? फिर और एक लड़का कहता है लेकिन उसके साथ कौन निपटा? क्या हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे? ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एलिजाबेथ कहती है वन ऑफ द 5 ग्रेट मेस टावर में इस तरह का इंसिडेंट हुआ, ये कैसे हुआ? अगर इसके बारे में वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो मैं ऑफिशियली मेरे फैमिली के द्वारा एक कंप्लेंट करूंगी। एमसी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा होना, लेकिन पहले उन लोगों को सुन लेना चाहिए। मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या हो रहा है इधर। तो पास की सीन दिखा जाता है जहाँ पे कि एनसी और प्रोफेसर वेरियन आमने सामने होकर बात कर रहे होते हैं। एनसी कहते हैं आप आखिर बात क्या कर रहे हो प्रोफेसर? आप ये कह रहे हो कि मेस टावर ऑफ डॉन में उन कमीनों की वजह से अभी तक अलाउड नहीं किया जा रहा था? प्रोफेसर वेरियन कहते हैं मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम जानते हो रोनन, जब से वो इंसिडेंट हुआ है गांसा फैमिली में उसके बाद से पूरा एम्पायर ट्राई कर रहा है कि वो ऑर्डर को ट्रैक डाउन करके उनको खत्म कर दिया जाए, और यही प्रोसेस जब हो रहा था तो मेस टावर ऑफ डॉन में भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और हमने 3 मेंबर्स को जल्दी ही पकड़ लिया था, लेकिन चीजें वैसे नहीं गई जैसे हमने प्लान किया था। हम लोग उनको अरेस्ट करने से पहले ही उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैजिक के द्वारा अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। लकीली हमारे मैजिक क्विकली रिएक्ट किए, इसलिए अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, लेकिन मैजिक टावर के आसपास जो लैंड थे उसमें से 5 लैंड एकदम डिस्ट्रॉय हो गया। अल्दो अभी इसको स्टेबिलाइज कर दिया गया है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा रोनन। हमें अभी तक नहीं पता कि हम लोगों के अंदर वो लोग क्यों छुपे हुए हैं, क्योंकि उनका प्लान फेल्ड हो गया है, तो ये अभी भी बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क है। एनजी सोचता है ये बस एक गैस है, लेकिन इसका हाई पॉसिबिलिटी है कि ये सब कुछ ऑर्डर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है कि इस तरह का एक कोइंसिडेंस हो। अगर मुझे कोई भी सस्पेंस चीजें होते हुए नोटिस हुआ तो मुझे जल्दी ये सब करना पड़ेगा। फिर दरवाजा खुलता है, फिर कोई अंदर आता है, वो कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करवा लिया और मैं इसके लिए भी माफी चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले हमारे वजह से आप इतना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस किए। अभी के लिए हमारा मेस टावर मास्टर यहाँ पे नहीं है, तो मैं आउन फिलिया अभी उनके जगह पे हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ सिंसियरली, हमें माफ कर दे। हम देखते हैं मेस टावर ऑफ डॉन का वाइस टावर मास्टर आउन फिलिया एमसी देख के हैरान होता है। वो सोचता है ये आदमी यहाँ पे है। मेरे प्रीवियस लाइफ में पूरे एम्पायर में फायर मैजिक के लिए एक बंदा फेमस था और वो था द फायरफॉल आउन फिलिया। क्या ये आदमी डॉन से है? आउन फिलिया कहते हैं अभी के लिए तो ये बस सही है और मैंने आपको इसके करंट सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि हमने इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए। हाउएवर एक चीज हम श्योरली कह सकते हैं कि हम लोग एक माना को एक्वायर किया है जो कि हमें लगता है कि वो चीज कल्प्रिट से बिलोंग करता है और वो कल्प्रिट इसी रूम में है, लॉन्चिंग मैकेनिज्म के रूम में, और हम मैजिक टावर के सारे मेंबर्स को चेक कर रहे हैं अभी, तो कल्प्रिट जल्दी अरेस्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स हम लोग
लोग रिपेयर कर देंगे जो जो भी डैमेज आपको हुआ है, और ऑब्वियसली हम हमारा इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि आज के बाद से आपका फील्ड ट्रिप में कोई भी दिक्कत ना आए। सो प्लीज आपका गुस्सा को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। बाकी लोग बात करने लगते हैं कि अगर आयोनफिलिया ऐसे कह रहे हैं तो चलेगा। एलिजाबेथ कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेज ऑफ आयोनफिलिया मेरे सामने खड़े होकर हमसे माफी मांगेंगे। उनके सिंसियरिटी के साथ मैं बिलीव करती हूँ कि हमें इस सिचुएशन को जाने देना चाहिए अभी के लिए। एमसी एकदम शांत रहता है और सोचता है मन में, अगर ये आयोनफिलिया है तो ये डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी है। आयुध के अगेंस्ट बैटल के समय में आयोनफिलिया फ्रंट लाइन में था और सभी के लिए वक्त बचा रहा था और वो वन ऑफ द वैनगार्ड्स था। आयुध के साथ बैटल करते वक्त सभी लोगों का जान खतरे में था, फिर भी उन्होंने अपनी बॉडी में बहुत बार आग लगाया है और अपनी कॉमरेड्स की जान बचाया है। और ऐसे ही एम्पायर के लिए लड़ते लड़ते वो धूल में मिल गए थे, लेकिन वो कभी भी अपने आप को ऐसा करने के लिए हेजिटेट नहीं किए, एक बार के लिए भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनके साइड में होंगे, तो मुझे कहीं और जाके ये सब ढूंढना पड़ेगा। आयोनफिलिया कहते हैं अच्छा तुम दोनों वो हो जिन्होंने पहले फायरबॉल को ब्लॉक किया था। हमारा बेस्ट टावर आप लोगों के प्रति ऋणी रहेगा। हम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि आप लोग स्टूडेंट हो अभी तक। आज था सब्स्टिट्यूट टावर मास्टर, मैं अपने दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर रोनन, मिस एलिजाबेथ। एमसी कहता है क्या मुझे आप जानते हो? एली एक आकालुशिया है तो ये सेंस बनता है कि आप उसको जानते होंगे, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? आयोनफिलिया कहता है तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही फिलियन से तुम्हारे बारे में सुन चुका हूँ। क्या तुम दोनों मेरे पीछे आ सकते हो? मैं तुम्हें अपना थैंक्स को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूँ। फिर वो अंदर की तरफ जाने लगता है। आयोनफिलिया कहते हैं तो मैं तुम्हें इस प्लेस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये है मेस टावर ऑफ डॉन का सेंटर और इसी जगह में हम अपना मैजिक का रिसर्च करते हैं और यही जगह है मेन हॉल ऑफ द मैजिक रिसर्च बिल्डिंग। मेरा दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ है उसके वजह से ये प्लेस थोड़ा सा कैओटिक बन गया है, लेकिन यूजुअली यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कुछ लोग दौड़ के आ रहे होते हैं, उनमें से कहते हैं सभी लोग जल्दी करो, हमें बाकी मैजिक टूल्स की स्थिति को भी कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी लोग कहते हैं हाँ सर हम आ रहे हैं। एलिजाबेथ देखती है वाह मैं अब समझ रही हूँ कि मेज टावर ऑफ डॉन को क्यों कहा जाता है द 5 ग्रेट मेज टावर्स। मुझे अभी अच्छे से समझ आ रहा है इन लोगों को देख के। ये लोग तो 4th सर्किल मैजेस है या फिर इससे भी ज्यादा है। ये लोग कभी भी रियल बैटल में कूद सकते हैं। ऐसा सोचता है वेल ये लोग कुछ एवरेज नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें वेलकम नहीं करना चाहते। मैजिक टावर के लोग बात करने लगते हैं आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है फिर से? क्या ये इसलिए है कि टावर मास्टर फिर से यहाँ से चले गए? मैं सोच रहा हूँ कि वो कब वापस आने वाले हैं। क्या ये सही रहेगा कि इस तरह के वक्त में हम आउटसाइडर्स को यहाँ पे ला रहे हैं? अभी कोई बंदा मिस हो गया है। फिर एक बंदा कहता है तो चुप 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 रहो तुम, हम अभी उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर चला गया तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। एमसी सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हो गया हूँ और ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। क्या मैं सच में अपना कर्ज को बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से? हम देखते हैं एक मैजिक टावर की लड़की को, वो किसी से बात कर रही होती है या फिर किसी चीज से पोजेस्ड होती है। वो कहती है यस यस मास्टर मैं समझ गई, आप जैसे ही कमेंट करोगे वैसे ही मैं एम्बर चला दूंगी आपके लिए अकालुशियस के डेथ के साथ। तो इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयोनफिलिया का रूम। वहाँ पे एनसी आयोनफिलिया से कहता है आपका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद और यहाँ का एटमॉस्फेयर को देखने के बाद अब मुझे पता चल रहा है कि ये एक्सीडेंट था, बट स्टिल ऐसी कुछ चीज है जो कि मेरे दिमाग में अभी भी दौड़ रही है और मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो फायरवॉल हमारी तरफ आ रहा था, आप चाहते तो आराम से उसको रेस्पॉन्ड कर सकते थे, उसको रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसे क्यों नहीं किया? अगर ये आप जैसा इतना पावरफुल इंसान है तो वो हमारे पास पहुंचने से पहले ही आप उसे रोक ले। आयोनफिलिया कहते हैं हाँ तुम्हारी बात एक्चुअली सच है, लेकिन चाहे मैं या फिर मेरी जगह इसमें टावर डॉन का कोई भी इंसान हो, अगर वो देखता ना तो वो आराम से रोक लेता। अगर वो ऐसे देखता तो एमसी कहता है तो क्या इसका मतलब तो क्या जब तक वो फायरबॉल हमारे एयरक्राफ्ट के नजदीक नहीं पहुंचा तब तक क्या मेस टावर के कोई भी बंदे उसको नोटिस नहीं कर पाए? और वो लोग ये बात कह के एकदम हैरानी में होते हैं। एलिजाबेथ सोचती है ये तो कोई सेंस भी नहीं बना रहा, इतना बड़ा चीज आखिरकार कोई नोटिस कैसे नहीं कर पाया? रोनन अगर ये सच है ना तो हमने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा इश्यू बनेगा। एमसी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? एलिजाबेथ कहती है अगर ये फैक्ट है कि किसी ने इसको नहीं देखा तो इसका मतलब जरूर ये है कि इस एरिया को वाइड एरिया रिकॉग्निशन हिंडरिंग मैजिक स्पेल के द्वारा इल्यूजन क्रिएट किया गया है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि 7th सर्कल मैज आयोनफिलिया भी इसको देख नहीं पाए और ये सिर्फ और सिर्फ 9th सर्कल की कोई आर्क मैच ही कर सकता है, जैसे कि हमारा एम्पायर का आर्क मैच लोरेन। सोचते क्या लोरेन और बुढ़ा आदमी मेरे प्रीवियस लाइफ में इन जियंट्स में से एक जियंट्स के साथ फाइट किया था। वेल वो आखिर तक हमारा कॉमरेड बन के रहा, तो प्रोबेबली वो कल्प्रिट नहीं होगा इस सब के पीछे। लेकिन एनिमी भी इतना पावरफुल हुआ तो क्या होगा? फिर वो लोग गहरी बातें सोचने लगते हैं जिसको आयोनफिलिया देख के घबराने लगते हैं। वो सोचते हैं अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी के लिए हमारे पास एनफ एविडेंस नहीं है कि हम कोई कंक्लूजन निकाल सके। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं किए हो और उसके बदले और कुछ इस्तेमाल किए हो, जिससे कि और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जिस मोमेंट में मुझे लगा कि हमारा मेस टावर डेंजर में है तो मैं उनको जिंदा जला दूंगा, तो तुम शांत रहो, आराम करो। एमसी कहता है अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो हम शांत रहते हैं। फिर आयोनफिलिया कहते हैं उस बात को छोड़ो, मैं तुम दोनों को एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। एमसी कहता है क्या हम दोनों को रिवॉर्ड देना चाहते हो? आयोनफिलिया कहते हैं हाँ मैंने कुछ प्रिपेयर किया था तुम लोगों के बारे में सुनने के बाद। मेरा फर्स्ट रिवॉर्ड ये है कि
एलिजाबेथ फर्स्ट प्लेस में आई है, इसलिए मैं आनफिला उसको अपना फायर मैजिक सिखाऊंगा। और ये कोई आम सा मैजिक नहीं है जो फिलियन में देखने को मिलता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैजिक है जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। इसको सुन के एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो रोनन के लिए कुछ निकालता है और कहता है, मैंने सुना कि तुम अपना क्लब एक्टिविटी के लिए डेंजरस प्लेस ढूंढते हो ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको, सर्वाइवल स्किल बेटर कर सको। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। ये एक स्क्रॉल है जो कि फायर मैजिक का हाई सर्कल के द्वारा एन्चेंटेड है। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली तुम्हारे इमरजेंसी में काम आएगा। एंजी कहता, ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वॉइस मास्टर। मैं सोच ही रहा था कि ऐसा कुछ चीज मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर आनविला कहते हैं, और रही बात तुम्हारे कर्ज को हटाने के लिए बुक ढूंढने का जिसके लिए तुम इधर आए हो, मैंने मेज टावर के लाइब्रेरियन को कह दिया है कि वो तुम्हारा मदद करेगा, क्योंकि हमारा लाइब्रेरी इस एम्पायर का बहुत ज्यादा बड़ा लाइब्रेरी है और यहाँ पे किताब ढूंढना इतना ज्यादा आसानी नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए मैं उनसे कहा कि वो तुम्हारा मदद करे, तो हमारा लाइब्रेरियन तुम्हें मदद करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लाइब्रेरी पे जहाँ पे एमसी आ गया होता है अपना कर्ज हटाने के लिए बुक ढूंढने। वो सोचता है कि वो कैसे होंगे, जबकि शांति ने मुझे कहा था कि उनसे जाके मिलो ताकि मैं अपना कर्ज ठीक कर सकूं। तो वो कम से कम ट्रस्टवर्दी तो होंगे ही। मैं सोचता हूँ कि उनका फेस कैसा होगा, क्या वो सीरियस फेस वाले इंसान होंगे या फिर वो सारंते के दोस्त है तो शायद वो एल्फ भी हो सकते हैं। फिर पीछे से कोई कहता है, मैंने सुना कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम रोनन हो जिसके बारे में वाइस टावर मास्टर ने मुझे बताया था? मैं यहाँ का लाइब्रेरियन हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड करूंगी। मेरा नाम है एरी। तो नाइस टू मीट यू। एनसे उनको देखता है और सोचता है, वाह सारंगी तो सच में एक अनप्रेडिक्टेबल एल्फ है। एनसे उनसे कहता है, बस क्यूरियोसिटी की वजह से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे और कोई लाइब्रेरियन है जो कि शायद एल्फ है या फिर और कोई मैच है जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं और वो मरने वाले हैं? फिर एरी कहती है, नहीं मैं अकेले ही इस जगह का लाइब्रेरियन हूँ और मैं इस मैजिक टावर डॉन में बहुत समय से हूँ। लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? एनसे कहता है, तो क्या आप इसे पहचानते हो? फिर वो सारंते के रिंग दिखाता है और वो कहता है, इस रिंग का ऑनर मेरा फ्रेंड है और उन्होंने कहा था कि मैं इसको दिखाऊंगा तो आप इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। वो लड़की उस रिंग को देखती है और बहुत ज्यादा तेजी से एमसी के पास आ जाती है और कहती, क्या ये तो सारंते के रिंग है? मैंने बहुत लंबे समय से उस आदमी का कोई चीज नहीं देखा था। एमसी कहता है, आई गेस इससे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो इसे देख के खुश है। फिर एरी कहती है, लेकिन तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है? एमसी कहता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है। एरी कहती है, ये रिंग कुछ ऐसा नहीं है कि सारंते किसी को भी दे देगी, वो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी तो वो केयरलेसली किसी को भी ये रिंग कभी भी नहीं देगी। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना ऑर्डर रिलीज करती है और वो कहती है, तुम सच सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। एमसी सोचता है, ये क्या है इतना ज्यादा बड़ा उल्फ? लड़की कहती है, अगर तुमने ये रिंग उससे चुराया है और उसको हर्ट किया है तो तुमको इसका भुगतान करना पड़ेगा। एमसी सोचता है, मुझे नहीं पता कि इस औरत का सारंते के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन मैं एक बात श्योर होकर बता सकता हूँ कि ये औरत एरी सारंते के बारे में सच में बहुत ज्यादा फिक्र कर रही है। एमसी कहता है, आई एम सॉरी, शायद आपने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया एरी मैडम। वेल, अगर रेंडमली कोई इंसान आपके सामने आ जाए और वो आपको आपके साथी का कुछ चीज दिखाए तो उस जगह पे अगर मैं भी होता ना तो मैं भी अपना तलवार निकाल लेता, लेकिन मैं आपको कहानी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे? फिर उन दोनों में बातें होती है। फिर एरी कहती है, तो तुम कहना ये चाहते हो कि तुम जब अपना क्लब एक्टिविटी कर रहे थे तो तुम कोइंसिडेंटली सारंती से मिल गए थे और तुम्हारा एक बॉन्ड बन गया और तुम दोनों ने साथ में काम किया और एक ऑर्डर के एग्जीक्यूटिव को खत्म किया जो ऑर्डर की कुछ दिनों से हमारे मेस टावर को परेशान कर रहे हैं। एमसी कहता है, हाँ आपने सही कहा। फिर एरी कहती है, हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सेंस बना रही है, उसी ने तुम्हें ये रिंग दिया होगा। अगर तुमने फोर्सफुली उससे लिया होता तो तुम नहीं जानते कि उसका और मेरा रिलेशनशिप क्या है। एमसी कहता है, हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, वरना मेरे पास उसका रिंग कैसे होता? जैसे कि आप जानते ही होंगे कि वो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एल्फ है। एरी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये क्लियरली मेरी ही गलती है, तो मैं तुम्हें सिंसियरली अपोलोजाइज कर रही हूँ रोनन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इसको प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं कर पाई और इसके बदले इतना ज्यादा बड़ा डिसरिस्पेक्ट की सारंती के दोस्त को। एमसी कहता है, नहीं नहीं चलेगा चलेगा, इसको भूल जाओ, ये मेरी ही गलती था कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। लेकिन आप सारंती को कैसे जानते हो? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सारंती के साथ आपका रिलेशनशिप कुछ ऑर्डिनरी नहीं था, आपका माना ना एक उल्फ की तरह दिख रहा है, तो क्या एरी आप एक स्पिरिट हो? एरी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुमने इसे इमीडिएटली फिगर आउट कर लिया। और रही बात सारंती और मेरे रिलेशनशिप के बारे में तुम जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, सारंती मेरे टीचर जैसे था और मैं उनकी स्टूडेंट थी। मैं उससे बहुत ज्यादा कुछ सीखी हूँ। मैंने कुछ 100 सालों पहले उनसे मिली थी। उस समय की बात है जब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा में पड़ी हुई थी और पूरी दुनिया से मैं कंप्लेन कर रही थी। मैं पूरी दुनिया घूमी और चारों तरफ तबाही मचाई। मैं जानबूझ के ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे कि ह्यूमंस रहते और मैं उन्हें परेशान की और उनकी जमीन हड़प ली और वो खुद के नाम पे कर ली। उस समय मैं इमेच्योर थी और मुझे लगता था कि ये सही है और आफ्टर ऑल तब ऐसा कोई था भी नहीं जो कि मुझे रोक सके। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, फिर कोई कहता है, मैंने सुना कि एक टॉम बॉय अपने उल्फ के साथ अपने नेबर्स को परेशान कर रही है। अच्छा तो ये तुम हो? और मैं उस दिन सारंती से मिली थी। एरी सारंती से कहती है, हे बुड्ढे एल्फ, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा जमीन है। सारंती कहता है, मुझे माफ करो लेकिन प्लीज शांति से मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ इफ पॉसिबल। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम कोऑपरेट करना चूज नहीं करोगे? फिर एडी कहती है, और इस तरह मैं सारंती को फॉलो की और मेज टावर ऑफ डॉन में आ गई। उस समय में सारंती इस टावर का टॉप मेज था। हम देखते हैं कि सारंती के साथ एरी एकदम घबराते हुए जा रही होती है। एमसी उसकी बात सुन के पूछता है, हाँ सारंती उस समय टॉप मेज था यहाँ पे? एरी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वो ऐसा लौता पर्सन
वर्जन था जो कि फायर मैजिक यूज नहीं करता था, फिर भी टॉप मैच था और उसकी यही एबिलिटी दिखाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और उस समय ना मुझे पता नहीं था कि वो कितना इनक्रेडिबल है और मैं बस इस जगह से भागने की तैयारी कर रही थी। लेकिन सारंत ने कभी भी मेरे ऊपर गिव अप नहीं किया और मुझे हमेशा से सिखाता था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि जो इंसान बस अपनी ताकत पर निर्भर करता है ना, वो एक दिन उससे भी ज्यादा ताकतवर के अगेंस्ट में जाएगा और उस दिन उस इंसान से हारने के बाद वो अंदर से टूट जाएगा। उन्होंने मुझे बताया था कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें अपने सराउंडिंग के साथ एक हार्मोनी बना के जीना पड़ेगा और एक साफ दिल रखना पड़ेगा। और सारंत के शुक्रिया हो कि उन्होंने मुझे अच्छी चीजें सिखाई और इसीलिए मैं आज एक ऐसा इंसान बन पाई हूँ। और उस दिन के बाद से मैंने उसकी टीचिंग्स को फॉलो किया और इस जगह का लाइब्रेरियन बन गई और इसको प्रोटेक्ट करने लगी। लेकिन सारंत बहुत ही ज्यादा बिजी थी हमेशा की तरह, क्योंकि मैं इतने सालों बाद उसके बारे में तुमसे सुन रहा हूँ। फिर एमसी कहता है हाँ उसके बारे में बोलूं तो फिर वो चुप हो जाता है। फिर वो सोचता है सारंत अगर ये तुम होते ना, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई क्लोज वन इतना ज्यादा दुखी हो। फिर वो एरी से कहता है वेल तुम जानते ही हो गए है ना हैरी कि सारंत अपने गॉड सिग्नल के साथ कितना ज्यादा डिवोटेड था, तो उन्होंने मुझे तुमसे कहने के लिए बोला था कि कुछ समय के लिए उनको कांटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हैरी कहती है हाँ वो हमेशा की तरह ही है, तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अच्छी बात है कि वो इंसान मुझे भूला नहीं और इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर एमसी के रिंग से ग्रीन रोशनी निकलने लगती है। एमसी कहता है ये तो इस रिंग का फॉर्म तो चेंज हो गया। कौन सा पूछता है ये क्या है आखिर। फिर हम देखते हैं एक बुक को जिसमें की एक आंख बना हुआ होता है, वो आंख उसे अच्छे से देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन। हम देखते हैं मेस टावर जहाँ पे की लोग हमेशा की तरह बिजी रहते हैं और अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है और इसी वजह से मैं अपना कर्ज के बारे में अच्छे से कंफर्टेबली सीख रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इससे, ये खत्म ही नहीं हो रहा यार। एरी उड़ के आती है और एमसीसी कहती है रोनन क्या तुमने कोई प्रोग्रेस किया। मुझे कहता है एरी आप आगे। मैं अभी तक अपने बॉडी में जो कर्ज है उसके बारे में कोई भी हिंट्स नहीं खोज पाया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ सिमिलर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जान पाया हूँ। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप ही की वजह से मैं ये सब कर पाया हूँ और आप ही की वजह से मैं इन बीते 3 दिनों में अच्छे से कर्ज एट्रीब्यूट के बारे में सीखा हूँ। आप तो बिना सोए ही मुझे सिखा रही हो, लेकिन मैं जितना ही ज्यादा इसके बारे में सीख रहा हूँ उतना ही ज्यादा परेशानी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं इमीडिएटली। एरी कहती है हाँ तुमने सही कहा, कर्ज का फील्ड थोड़ा सा ऐसा ही है। और मुझे बताओ जो तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास फ्री टाइम है। ऐसे कहता है अच्छा ऐसा है क्या। हाँ ऐसा कुछ है तो सही जो कि मुझे पूछना है। कुछ समय से ऐसा कुछ चीज है जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है। क्या था वो हाँ द फॉरबिडन बुक बजूरा। उसकी बात सुन के एरी कुछ नहीं कहती है। फिर एमसी कहता है हे एरी आप इतने ज्यादा चुप क्यों हो, कुछ बोलो तो सही। क्या इसके बारे में आप भी नहीं जानते। एरी कहती है रोनन तुम इस नाम के बारे में कैसे जानते हो, क्या तुम सीक्रेटली फॉरबिडन बुक्स एरिया में घुस गए थे। एमसी घबरा के कहता है क्या आप क्या कह रहे हो, फॉरबिडन बुक्स का एरिया, मैं उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ऐसा कुछ चीज है भी क्या। जो बुक आपने मुझे लाके दिया था उस बुक में बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा था, तो इसलिए मैं आपको इस बारे में पूछा। एरी कहते हैं क्या मैंने वो बुक लाके दिया था तुम्हें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर वो अपना मैजिक करने लगती है और कहते हैं क्या ये चीज मैंने दिया था तुम्हें, लेकिन इसमें तो उस नाम का कोई भी जिक्र नहीं है, एक सिंगल बुक में भी नहीं। हमसे फट से उड़ता है कहते क्या आप क्या बात कर रहे हो, सच में नहीं है, मैंने इसी पेज में देखा था, मैंने डेफिनेटली इसको यहाँ पे देखा था, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं है, ये गायब हो गया। फिर एरी कहती है रोनन शायद सारंत ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा होगा कि मैं इस जगह का लाइब्रेरियन हूँ, बल्कि इसलिए भी हो सकता है कि ये मेस टावर ऑफ डॉन में बाकी जगह से बहुत ही ज्यादा कर्स बुक्स है और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। हाउएवर इस जगह में भी बजूरा कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो तुम केयरलेसली मेंशन करो। बजूरा एक मोस्ट इविल फॉरबिडन बुक है, जो कहा जाता है कि वो एक डीमन के द्वारा लिखा गया है। जो लोग भी उस बुक को पकड़ते हैं उन लोगों को अनलिमिटेड पावर मिलता है और उसके साथ साथ उसको एक इंस्टिंक्ट मिलता है कि वो सारा चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ समय पहले की पास्ट की एक बात है जहाँ पे की थोड़ा सा शांति जिंदगी बीत रहा था एक रीजन में, लेकिन इस बुक के वजह से वो किंगडम खत्म होने की कगार पे आ गया और उसी बुक को कहा जाता है बजूरा ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं कहीं और का सीन। वो कहता है ये डिसीजन टावर के भले के लिए है, मैं बिलीव करता हूँ कि आप इसे समझेंगे टावर मास्टर लॉर्डन। ये वीडियो को यही पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉन टावर का मैजिक लाइब्रेरी, जहाँ पे कि एनसी और एरी बात कर रहे होते हैं। एरी अपना बात कंटिन्यू करके कहती है इस डॉन लाइब्रेरी का फॉरबिडन बुक एरिया एक इस तरह का जगह है जहाँ पे कि बजूरा को सील किया गया है बाकी फॉरबिडन बुक्स के साथ। सारंत ने मुझे इस जगह का लाइब्रेरियन बनने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं इस जगह को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे जगह कोई इंसान होता तो वो इस बुक्स के द्वारा इजिली सेड्यूस हो जाता। हाउएवर मैंने कभी सोचा नहीं था बजूरा जो की सबसे ज्यादा इविल फॉरबिडन बुक है, उस बुक का नाम मैं तुम्हारे मुंह से सुनने वाली हूँ। नेबुला ग्लेशियर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन केस के
बाद जो लोग मिसिंग हो रहे हैं उन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन है? एमसी कहता वेट एरी, तुम ऐसा तुम कह रहे हो कि जब से टेरर अटैक हुआ है उसके बाद से लोग मिसिंग हो रहे हैं? एरी कहती है हाँ, मैं इसे अच्छे से याद कर सकती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा इंसिडेंट था, सभी लोग एक बार में गायब हो गए, वो सभी लोग गायब हो गए जो लोग मेरे इस लाइब्रेरियन ड्यूटी को निभाने के लिए मदद करते थे। इसलिए जब वो मिसिंग हो गए तो मैंने इस पूरे में इस टावर में ढूंढा, लेकिन मैं एक भी ट्रेसेस को ढूंढ नहीं पाई। मानो कि ऐसा हुआ कि वो लोग हवा में ही गायब हो गए। एमसी सोचता है क्या यह पॉसिबल है कि वो ऐसे ही डिसअपियर हो जाए इस जगह से, वो भी बिना किसी ट्रेस के? ऐसा लग रहा है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन इंसिडेंट के बाद से हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक ट्रैप था बाकी लोगों को फुल बनाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कहीं और का सीन, वहाँ पे धुआं होता है। जब धुआं हटता है तो हम जमीन पे मैजिक सर्कल और वहाँ पे खड़ी होती है अपना एलिजाबेथ अकालुशिया। वो कहती है ऑनफिलिया का फ्लेम मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है और इतना ज्यादा बोल्ड है, नॉर्मल लोग कभी भी इसको इमेजिन नहीं कर सकते, ये एक अलग ही लेवल पे है। मैंने उनके थ्योरी को अप्लाई किया और मेरा मानव वेस्ट ड्रास्टिकली कम हो गया। मैं इसे बिलीव नहीं कर सकती कि वो एक इस तरह का ब्यूटीफुल मैजिक फार्मूला बनाया है। अगर ये हो सकता तो मैं उन्हें अपना अकालुशिया फैमिली में लेके जाती, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि उन्होंने अपना पूरी जिंदगी मैजिक के लिए कुर्बान कर दिया। अगर बात ऐसा ही है तो मुझे जितना हो सके उतना मैजिक को सीखना पड़ेगा ताकि मैं इस फील्ड ट्रिप को यादगार बना सकूं। लेकिन आखिर ये इंसान है कौन? हम देखते हैं कोई मिस्टीरियस बंदा जिसपे कि एलिजाबेथ अपना मैजिक करती है और अपने तरफ खींच लेती है और कहती है आखिर ये कौन चूहा अपना ब्रेथ छुपा रहा है? तुमको क्या लगा था कि अपना प्रेजेंस को इनविजिबिलिटी मैजिक के द्वारा हाइड करके मुझसे बच जाओगे? मुझे नहीं पता कि कौन से फैमिली के असिस्टेंट हो तुम, लेकिन मैं इतना ज्यादा श्योर हूँ कि तुम यहाँ पे। फिर वो कहती है रुको, तुम तो वही हो जो कि मिसिंग लिस्ट में थे, मैं उस टावर बुलेटिन बोर्ड में देखा था तुम्हें, आखिर तुम हो क्या? और इतने में ही उसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है और एक फायर मैजिक आफा बंडर बन जाता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। उसमें से एक हाथ निकलता है तो हम देखते हैं वहाँ पे 3 और मिस्टीरियस बंदे आगे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। एलिजाबेथ अपना अटैक करती है उनपे, लेकिन वो लोग शील्ड बना के उसे रोक लेते हैं। लेकिन जो पहले वाला बंदा होता है जिसको एलिजाबेथ अकालुशिया ने पकड़ा था, उस पे वो अटैक लग जाता है और उसका चिथड़े उड़ जाते हैं। और एलिजाबेथ कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम अपना कॉलिग को बचाने के लिए आए, तो मैं इसलिए तुम्हें उसको दे दिया, बट आई गेस मुझे नहीं लगता कि तुम उसको देख के खुश हो गए। तुम ही लोग थे जिन लोगों ने मुझे बेकार में ही अटैक किया और तुम्हें ये शुरू किया है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज पूछना चाहूंगी पहले, क्योंकि मैं अभी भी इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही। आखिर क्या रीजन है कि तुम बिना कोई ट्रेस छोड़े ऐसे ही डिसअपियर हो गए और यहाँ पे मुझे अटैक करने के लिए आ रहे हो? लेकिन मैं ये बात नहीं समझ रही, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? आखिर तुम उस ग्रुप में क्या कर रहे हो? तुम तो ग्रांसिया फैमिली के थर्ड डॉटर हो, तुम्हारा नाम तो सियोन ग्रांसिया। तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ये नहीं बता सकते, तो ये मेरे लिए बेटर ही है। मैं ऑनफिलिया से जो फॉर्मूला सीखी थी मैं उसको एक रियल बैटल में यूज करना चाहती थी और उसके ऊपर मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं जो कि मैं टेस्ट करना चाहती हूँ तुम लोगों पे। सो सभी लोग प्लीज इतनी जल्दी धूल में मत मिल जाना। फिर वो उस पे अटैक कर देती है अपने फायर मैजिक स्पेल से उन लोगों पे। वो अटैक उन लोगों को लगने ही वाला होता है, लेकिन वो लोग भी अपने मैजिक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जमीन पे अपना हाथ मारते हैं जिससे कि उन लोगों का भी एक फायर मैजिक स्पेल बनता है और दोनों स्पेल्स आपस में टकराते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है कि रूमर्स हमने सुना था कि वो अकालुशिया का एक किलर बनने वाला है, तो ये झूठ नहीं है, उसके पास फोर्थ सर्कल में से भी ज्यादा पावर है, तो हम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। ग्रांसिया क्या तुम रेडी हो? उसको जला दो। फिर ग्रांसिया की लड़की कहती है फ्लेम स्पीयर और वो एलिजाबेथ पे अटैक कर देती है। वो फ्लेम स्पीयर आगे बढ़ता है एलिजाबेथ की तरफ उसको भेदने के लिए। एलिजाबेथ देखती है और कहती है ये क्या है? होती उसके बहुत ज्यादा करीब आगे होती है, बस 1 इंच होती है उसको लगने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ कहती है हाँ तुम्हारा स्पेल तो बस मेरे लिए टूथपिक के बराबर है। इतना ज्यादा हंगामा खड़ा करने के बाद तुम मेरे पे ये वाला स्पेल कर रहे हो, कितना एडोरेबल है। ओके तो मैं इसे तुम्हारे पास ही भेज रही हूँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अकालुशिया का दुश्मन बनना क्या होता है। वो बहुत ज्यादा फायर स्पेयर बना लेती है और उनको उन लोगों पे थ्रो करती है फायर नीडल, जिससे कि वो फायर नीडल्स उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। वो लोग कहते हैं वो आ रहा है, जल्दी से अपना शील्ड करो। वो अपना शील्ड करते हैं जिससे कि वो एरो को रोकने लगते हैं। उसमें से कोई बंदा कहता है अगर हम ऐसे इसको रोकते रहेंगे तो ये जल्दी खत्म नहीं होगा, तो हमें डिस्टेंस को क्लोज करना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो तुम यहाँ पे रहो और ग्रांसिया को प्रोटेक्ट करो और भूलो मत। और मास्टर ने जो प्लान बनाया था उसका कोर ही ग्रांसिया है और ग्रांसिया के हाथों ही अकालुशिया को बनना पड़ेगा। लेकिन वो क्या देखती है कि उसके साथी को एक फायर नीडल लग गया होता है। वो देखती है कि द फायर वॉल जो हमने बनाया था फोर्थ सर्कल मैजिक के द्वारा, जिसको कि हमने अपने फुल पावर से प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो टूट गया इतना ज्यादा इजीली। ये तो इंसान है, इसका टैलेंट तो इतना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये मेरे लिए एक मौका है। वो अटैक करने में इतना ज्यादा खो गई है तो वो अपना डिफेंड करने में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। अकालुशिया क्या तुम्हें नहीं लगा था कि तुम्हारा ओपोनेंट इसको डॉज कर लेगा आराम से? चाहे तुम कितना ही ज्यादा जीनियस हो, लेकिन तुम थोड़ा सा एरोगेंट हो और आखिर इस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में तुम एक बच्ची ही हो। फिर वो ग्रांसिया के लिए अपने तलवार में अपना फायर मैजिक करती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है और इसीलिए तुम बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस पे करने वाली हो। अकालुशिया अच्छे से उसकी बात सुन रही होती है और एकदम कोल्डली अपना मैजिक करती है फायर नीडल, जिससे कि वो ग्रांसिया लड़की के अंदर फायर नीडल घुस जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगती है। एलिजाबेथ हंस के कहती है हाँ कितना अमेजिंग है, तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और तुम जल्दबाजी
धोखेबाजी करके मेरे पास आई मुझे मारने के लिए। तुम एग्जैक्टली एक कीड़े हो मेरे आग में जलने के लिए। ग्रांसिया लड़की कहती है कैसे, तुम्हारे पास डेफिनेटली कोई समय नहीं था इस तरह का स्पेल कास्ट करने के लिए। एलिजाबेथ कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे एक और नया स्पेल कास्ट करने की जरूरत है? मुझे तो बस अपना ऑलरेडी कास्ट किए गए मैजिक को बस अपना डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा और उतने में ही मेरा काम चल जाएगा। और वो बाकी सारे फायर नीडल को भी उसके बॉडी में धंसा देती है और कहती है क्योंकि मेरे पास टेलीकाइनेसिस है। ग्रांसिया लड़की कहती है क्या तुम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक साथ पे कंट्रोल कर सकती हो? लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा। एलिजाबेथ फ्लेक्स करके कहती है एग्जैक्टली मैं तुम्हें कहूँ तो मैं तीन को संभाल सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स मेरे पास कोई रीजन नहीं है वो करने के लिए, क्योंकि मैं किस पे करूँ? तुम्हारे जैसा कीड़ा के लिए क्या? हम उसके पीछे देखते हैं उसने फायर नीडल की एक बवंडर बना ली होती है और कहती है तो ओके देन, जबकि वो एनोइंग डिस्टर्बेंस चला गया है तो क्या हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें? सॉरी, पहले मुझे जो लड़की लगी थी कि वो ग्रांसिया है, एक्चुअली में वो ग्रांसिया नहीं है, वो कोई और ही लड़की है जो तुम तीनों में से एक है। अब आता है रियल वाली लड़की जो कि ग्रांसिया फैमिली से है, जिसका नाम है सियोन ग्रांसिया। हम देखते हैं वो लड़की जल चुकी होती है। एलिजाबेथ अपना बात कंटिन्यू करके कहती है अगर ये लोग इस स्टेट में भी है फिर भी वो इतनी इजीली नहीं मरने वाले, क्योंकि फायर मैजिक के पास इंप्रेसिव टॉलरेंस है फायर के अगेंस्ट में। लेकिन फिर भी पेन तो बराबर रहेगा और बहुत ही ज्यादा पेन होगा उनको। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सच सच बताओ, जब तक कि मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखा रही हूँ। चाहे तुम कितना ही ज्यादा छोटी हो, लेकिन तुम ये अच्छे से जानती होगी कि अकालुशिया और ग्रांसिया दो बड़े फैमिली हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे कि खतरनाक खूनी हवा बहती है पूरी एम्पायर में। और चाहे इसका अंत कैसा भी हो, चाहे उस फाइट को कोई भी जीते, लेकिन हमेशा डिस्ट्रैक्शन तो बराबर होके ही रहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम कभी भी तुम लोगों का नहीं होगा, तुम अकेले कभी भी ये सब नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा लीडर भी इस सब के पीछे है? मुझे ये सब डाउट हो रहा है। इस फाइट में जितना ज्यादा तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा तुम खो दोगे। और रही बात असैसिनेशन की, तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो है और मैं ये एडमिट तो करना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारा ग्रांसिया फैमिली इस तरह का प्लान कभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर तुम लोगों के पास बस इतना ही दिमाग होता तो तुम कभी भी अकालुशियस के राइवल बन नहीं पाते। और मैं इन सारे फैक्टर्स को जोड़ के मुझे बस एक ही चीज लग रहा है और एक ही रीजनेबल कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि सियोन ग्रांसिया तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है एक रेवेलियस बीइंग के द्वारा, और वो चाहता है कि हम दोनों फैमिली एक युद्ध करे और वो तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। फिर वो लड़की सियोन ग्रांसिया मुस्कुराती है और उसके अंदर से कोई और ही बीइंग कहता है तुम कितना ज्यादा क्लेवर हो, तुमने इतना ज्यादा छोटे चीजों को भी नोटिस कर लिया। ये शर्म की बात होगा कि मैं तुम्हें मजे के लिए ही मार दूं। फिर वो अपना इविल ऑरा रिलीज करने लगता है, इतना ज्यादा खतरनाक ब्लैक पिंक वाला ऑरा निकलने लगता है उसके बॉडी से, जिसको आदिशान देख के भी बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है। उसको एक ट्रॉमा जैसा फील होता है, वो अपने घुटने में आ जाती है और सोचती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा खतरनाक एनर्जी, मेरा बॉडी डर के मारे जम गया है, मैं अपने आप को थोड़ा सा भी हिला नहीं सकती। आखिर ये कौन है जो कि मेरे सामने है? हम देखते हैं एक इतना ज्यादा इमेंस ऑरा उस रेबेलियस बीइंग के अंदर से निकल रहा होता है। एक डेमोनिक हैंड निकलता है और कहता है अकालुशिया एक भेड़ है जो कि अपना पुलिस पावर के अंदर खोया हुआ है, तुम अपना सर उठाओ और अपने दिमाग में ये बात को अच्छे से रख लो। हम देखते हैं एक खतरनाक आदमी जिसके पीछे से दो डिमोनिक पंख निकल रहे होते हैं। वो कहता है इस पूरी दुनिया का जो मास्टर बनेगा उस आदमी का नाम है बजूरा। तो एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रोनन और एरी अंगफिला के पास आगे होते हैं। अंगफिला कहते हैं रोनन क्या एरी जो कह रही है वो सच है? तुमने कहा कि तुमने बजूरा का नाम नॉर्मल बुक में देखा है, क्या वो सच है? एमसी कहते हैं हाँ, अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं फॉरबिडन बुक का नाम मुझे कैसे पता होता? फिर अंगफिला कहते हैं हाँ जो तुम बोल रहे हो वो सच है, लेकिन ऐसा चीज हो कैसे सकता है? एरी कहती है शायद ऐसा हो सकता है कि जो बजूरा का सीलिंग है वो वीक होता जा रहा है, हमें जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसे चेक करना पड़ेगा। अंगफिला कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कल ही मैंने ये चेक किया था और वो सही सलामत था। एरी कहती है क्या आपने चेक किया था? आप कहना क्या चाहते हो कि आप सीक्रेटली फॉरबिडन बुक एरिया में मेरे बिना ही चले गए? आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि वो फॉरबिडन बुक एरिया कितना ज्यादा डेंजरस है। मेरे बिना या फिर टावर मास्टर के बिना आप उस एरिया में नहीं जा सकते, चाहे आप अंगफिला ही क्यों ना हो। अगर आपके बॉडी को उस फॉरबिडन बुक पॉजेस कर लेता तो आखिर क्या होता? मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। जैसे ही टावर मास्टर यहाँ पे वापस आएंगे मैं जल्दी ही उन्हें ये सब रिपोर्ट कर दूंगी। अंगफिला कहता है मुझे माफ कर दो एरी, मुझे जाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो एरी, मुझे तुमसे ये छुपाना नहीं चाहिए था। टावर मास्टर लाडन यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं और बजूरा के साथ ही उनको सील कर दिया गया है, जिसको सुन के एमसी और एरी दोनों ही हैरानी में होते हैं। वो कहते हैं एक साल पहले टावर मास्टर जब कल्टिवेट करने के लिए गए थे, एक्चुअली में वो ऑनेस्टली कहूँ टावर को छोड़ के कभी गए ही नहीं थे, बल्कि उसके बजाय वो इस टावर के डार्केस्ट प्लेस में चले गए थे और उन्होंने मोस्ट इविल फॉरबिडन बुक बजूरा को रिलीज कर दिया था ताकि वो एंशिएंट नॉलेज को पा सके जो कि उसके अंदर है। एरी कहते क्या इसका मतलब इसीलिए हम टावर मास्टर के बारे में कुछ भी न्यूज पता नहीं कर पा रहे थे? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उस फॉरबिडन बुक का नॉलेज पाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गए। लाडन तो ऑलरेडी फायर मैजिक के पीक में थे और फैंटम मैजिक के भी पीक में थे, क्या इसीलिए उन्होंने सोचा कि
वो बजुरा को कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमेशा सोचते थे कि उस फॉरबिडन बुक का नॉलेज को हमेशा वेस्ट किया जा रहा है और हमेशा जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है वो इसीलिए होता है कि उस बुक का नॉलेज बुरे लोगों के हाथों में लग गया है। वो ये मानते थे कि चाहे इसका पावर डेंजरस हो, फिर भी अगर ये अच्छे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो ये इस दुनिया में मददगार होगा। और वो सोचते थे उन सारे फॉरबिडन बुक के अंदर बजुरा एक ऐसा है जो कि किसी इंसान का मैक्सिमाइज पोटेंशियल को रिलीज कर सकता है, जो हमारे लैंड के लिए एक ग्रेट ब्लेसिंग होगा। एमसी कहता है मैं इसको गेस कर सकता हूँ कि आखिर में ये सब क्या जा रहा है। मैं आगे का बात बिना सुने ही ये गेस कर सकता हूँ कि टावर मास्टर भी आखिर में फेल हो गए। आनफिला कहता है शुरुआत से ही हमारे पास उस पावर का रॉन्ग इंप्रेशन था। वो इतना ज्यादा इविल पावर था जिसको कि कोई ह्यूमन कभी भी हैंडल नहीं कर सकता। इवन लार्डन भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इविल हुआ। और इसके बारे में टावर मास्टर रियलाइज कर लिए कि वो बजुरा का होस्ट बनने वाले हैं, तो वो अपना इमरजेंसी फोर्स समनिंग स्क्रोल को इस्तेमाल किए और मुझे उस फॉरबिडन बुक एरिया के अंदर ले गए। तभी हम उस जगह के सीन देखते हैं। आनफिला कहते हैं टावर मास्टर क्या आपने बजुरा का सील को अनडन कर दिया? टावर मास्टर कहते हैं मुझे माफ कर दो वाइस टावर मास्टर, मैं आप लोगों को इस तरह का सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया मेरे फुलिशनेस की वजह से। प्लीज मुझे सील कर दो जब तक कि मैं कॉन्शियस हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये दुनिया बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। आनफिला कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बचा नहीं सकता टावर मास्टर, मैं इस तरह का चीज कैसे कर सकता हूँ? टावर मास्टर कहता है तुम्हें अभी इस सिचुएशन में मेरे बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। मैं अपने एरोगेंस की वजह से इस तरह के हालात में हूँ और मैं इस इविल पावर के एक पॉन बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। सो प्लीज इस मेज टावर के खातिर प्लीज मुझे सील कर दो। आनफिला कहता है मैं समझ गया टावर मास्टर, ये सारा चीज डॉन टावर के भविष्य के लिए है और मैंने इसी तरह टावर मास्टर को बजुरा के साथ ही इस टावर में सील कर दिया अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्पेल से। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्पेल था कि मैंने आज तक उसके जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्पेल कभी नहीं किया और यही सच मैं तुमसे इतने ज्यादा लंबे समय तक छुपा रहा था और मैं ये बात सब तुम्हें अभी बता रहा हूँ। और मैं एक नॉलेज का एक्सप्लोरर हूँ जो कि समझता है कि टावर मास्टर इस दुनिया के भले के लिए वो सब कर रहे थे, लेकिन मैं कभी भी उनके ऑनर पे आंच नहीं आने दे सकता। एरी कहते हैं आखिर कैसे ये हो सकता है? एमसी सोचता है यहाँ सारा चीज ट्विस्टेड हो गया है, ये शर्म की बात है जो कुछ भी टावर मास्टर के साथ हुआ है, लेकिन अभी उसके बारे में चिंता करने के लिए वक्त नहीं है। जो भी सारा कुछ हो रहा है वो बस एक ही कंक्लूजन की तरफ पॉइंट कर रहा है कि बजुरा का सील ऑलरेडी खत्म हो गया है। ऑल्दो आनफिला ने कहा कि उन्होंने खुद की आंखों से ये सब देखा है और कंफर्म किया है, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है उसके बारे में। अगर ये इतना ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग पावर है जो कि इस मेस टावर के लोगों को बुद्धू बना सकता है, इल्यूजन में डाल सकता है और एक आनफिला जैसा एक इंसान का सेंस को भी चकमा दे सकता है, तो ये जरूर टावर मास्टर लॉर्डन का ही पावर होगा, द फैंटम मैजिक। लेकिन मैं इस बारे में क्यूरियस हूँ जो कि बजुरा जो कि अपने आप को छुपा रहा था कि उसका सील अनडन हो गया है, लेकिन आखिर क्यों सडनली वो अपना एग्जिस्टेंस को रिवील कर रहा है? आखिर क्यों? फिर एमसी को ब्लैक पर्पल ऑरा महसूस होता है। एमसी देखता है क्या आखिर क्या है? आखिर यहाँ पे नेबुला ग्लासियर का माना किधर से आ रहा है? इन दोनों से तो ये माना नहीं आ रहा है और हमारे आसपास के लोगों से भी ये माना नहीं आ रहा है। ये माना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरी जगह को फील कर रहा है। इवन स्टारलाइट का बीगे के पास भी इतना ज्यादा माना नहीं था, इतना ज्यादा खतरनाक पावरफुल माना। आखिर ये क्या है? फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहीं पे जहाँ पे एलिजाबेथ और 5 टावर मास्टर होते हैं। वो एक रेवलियस बीइंग बन चुके होते हैं, एक डिमोनाइज्ड बीइंग। वो अपने पंख लहरा के हवा में उड़ रहे होते हैं। आदिशन उसको देख के एकदम घबरा रही होती है। वो सोचती है आखिर क्या चल रहा है? बजुरा ये तो वही फेमस फॉरबिडन बुक है जिसके पास तो डेंजरस इंफॉर्मेशन है। इवन हम अकलुशिया भी इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं कर सकते पैट्रियर्च के परमिशन के बिना। आखिर इस तरह का एक बीइंग यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं, इससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज ये है कि ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट दिख रहा है। ये फेस तो डेफिनेटली टावर मार्शल लार्डन का है। वो बीइंग कहता है तुम्हारे नजरों में देख के ये लग रहा है कि तुम जानते हो कि ये गंदा सा बॉडी किसको बिलोंग करता है। वेरी वेल, जबकि तुम मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगी तो मैं तुम्हें एक रिवार्ड देना चाहता हूँ। तुम सही हो, ये बॉडी उसी को बिलोंग करता है, द टावर मास्टर लार्डन, इस मेज टावर का मास्टर एंड द एल्डर ऑफ मैजिक वर्ल्ड, जो कि ह्यूमैनिटी के पीक में था। हाउएवर, जबकि उसको अपना औकात पता नहीं था और उसने हिम्मत किया मेरे पावर को जानने के लिए और इसीलिए वो अपना सारा चीज खो दिया। अभी के लिए वो मेरे सामने बस एक खिलौना है। हाँ अकलुशिया, जैसे कि तुम अभी बनी हो मेरी खिलौना। एलिजाबेथ सोच रही होती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस फॉरबिडन बुक को यहाँ पे देखने वाली हूँ। ये तो बहुत ही पहले ही इसको सील कर दिया गया था। फिर वो उससे कहती है लेकिन सर आप एक लेडी को इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? अपने मन में सोच रही होती है काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर ये बीइंग सच में बजुरा है इसके बारे में कि मैं जानता हूँ तो मैं कभी भी उसे जीत नहीं सकती। चाहे इस मेस टावर के सारे लोग भी इस पे अटैक कर दे तो भी हम लोग कभी भी नहीं जीत सकते। लेकिन ये बात स्ट्रेंज है कि इस तरह का एक बीइंग इस सब के पीछे कैसे हो सकता है? अगर वो चाहता तो वो खुद भी ये सब आराम से कर लेता। आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अच्छा अभी मुझे पता चल रहा है। कितना ज्यादा शर्म की बात है, या फिर मैं कहूँ कितना ज्यादा ग्रेट माइंड एक 10 साल के बच्चे के पीछे छुपा हुआ है और उसको एक सरप्राइज अटैक करने के लिए मजबूर किया है। और ये ऑब्वियसली तुम्हारा सारा काम है। वो सारा चीज, वो सारा एक्शन, उन सब की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुमने अपना पूरा पावर रिकवर कर लिया होता तो ये सारा चीज बस एक ही तरफ इशारा कर
कर रही है कि तुम्हारा स्टेट अभी भी अनस्टेबल है और डेंजरस है तुम्हारा इस दुनिया के सामने आना। और बुड्ढा भी हंसने लगता है, हा 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 हा। तुमने बस आधा ही सच बोल पाए। जैसे कि तुमने कहा है, मुझे अभी भी बहुत समय की जरूरत है। इस बॉडी का ओनर, वो बुढ़ा आदमी, अभी भी मुझे रेजिस्ट कर रहा है और अभी भी मुझे एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है इसके माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इस बॉडी को पूरी तरह जलाने के लिए। अगर मैं थोड़ा भी केयरलेस हूँ तो वो इस बॉडी को जलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक इस तरह का वेसल मेरे पास अपने 2 पैरों से चल के आ रहा है, जो कि इस बुढ़े लाडन से भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एलिजाबेथ कहती है, वेसल तुम्हारा क्या मतलब है? वो बुढ़ा कहता है, रोरन वो बच्चा, वो ही मेरा ट्रू बिगिनिंग है और मेरा कंप्लीशन है। और वो अपनी उंगली से उसके चेहरे को उठाया होता है। एलिजाबेथ कहती है, जब तुमने कहा कि रोनन तुम्हारा बिगिनिंग और तुम्हारा कंप्लीशन है, क्या तुम्हारा मतलब? वो बुढ़ा कहता है, वो इंसान लाडन, उसके पास अननेसेसरीली स्ट्रॉन्ग माइंड है। हाउएवर ये मुझे अभी भी परेशान करता है कि वो मेरे कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ रिजल्व हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इतना ज्यादा करने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है? एक बूढ़े आदमी का बॉडी। लेकिन फिर भी मैं इसे बदल सकता हूँ। एक दिन मैं जब इस इंसान का कॉन्शियसनेस के साथ खेल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बोरियत को दूर करने के लिए एक वार करूं। जिस वक्त की मैं उस एयरक्राफ्ट को देखा और उस पे एम किया एक फ्लेयर, और तभी मैंने डिस्कवर किया मेरी किस्मत से एक ओवरवेलमिंगली फ्रेश और ब्रिलियंट पोटेंशियल, जो कि इस बुढ़े इंसान से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। मैंने अपने दोनों आंखों में पहले डाउट किया, क्योंकि मैंने पिछले 100 सालों में उस तरह का हीरे जैसे इंसान को कभी नहीं देखा था। हाउएवर पास्ट कुछ दिनों में मैं उसके ऊपर अच्छे से नजर रख रहा था और मैंने ये डिस्कवर किया कि वो बच्चा रोनन मेरे लिए एक अच्छा वेसल बन सकता है। और तभी मैंने सोचा कि इन दोनों फैमिली में जो बैटल चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और ये मेरे लिए एक मीनिंगलेस है। और तभी मैंने डिस्कवर किया तुम्हें, एलिजाबेथ अकारिशिया, जो कि मेरे लिए एक वेसल बन सकता है जिसके पास इम्प्रेसिव पोटेंशियल है। तुम्हारे जैसे टैलेंट को फन के लिए मारना ये वेस्ट होगा। तो मेरे ग्रेट जेनरसिटी के साथ मैं तुम्हें मर्सी दिखाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर करूंगा। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरे लिए सर्वेंट बनना चाहोगे या फिर तुम इस ग्रांसिया लड़की के हाथों पे मरना चाहोगे, जिससे कि दोनों फैमिली के अंदर जंग छिड़ जाएगी और एम्पायर को डुबा देगी? तो तुम चिंता करो कि तुम क्या करना चाहोगे। और वो अपने मैजिक से उसको बांध देता है। एलिजाबेथ के मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारे जनरेशन से कंपेयर किया जाए, जिस जनरेशन में तुम एग्जिस्ट करते थे, तुम सच में उनसे बहुत ही ज्यादा डल हो। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम्हारे जैसा एक पर्सन इस तरह का चॉइस देगा। तो अपना बकवास करना बंद करो और मुझे जल्दी मारना है तो मार दो। अगर मुझे मौत डरा देगी तो मैं अकारुशिया के नाम पे एक धब्बा हूँ, तो तुम्हें जैसा करना है करो, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो वो कभी भी नहीं होगा। वो बुढ़ा कहता है, कितने बोरिंग हो कुतिया, मैं अब तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो जल्दी से मर जाओ। फिर वो ग्रांसिया फैमिली की लड़की को कंट्रोल करने लगता है। ग्रांसिया फैमिली की लड़की अपने तलवार को निकाल के एलिजाबेथ पे हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी इल्यूजन टूटता है और हम देखते हैं अपना हीरो की एंट्री। अपना मेन कैरेक्टर रोनन वहाँ पे बहुत तेजी से आ रहा होता है अपना तलवार लेके, और वो उस ग्रांसिया लड़की का हाथ पकड़ता है। एली उसको देख के एकदम शॉक में होती है। एमसी कहता है, एली और तुम स्ट्रेंज दिखने वाले बच्चे, तुम दोनों अभी मेरे कर्ज तले डूबे हुए हो। वो बुढ़ा टावर मास्टर, या फिर मैं कहूँ बजूरा देखता है और कहता है, कैसे? लेकिन क्या? एनसी तो खतरनाक मूड में होता है मारने के लिए और उस पे बहुत सारे स्लास मार के उसको काटने लगता है और आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं उस बुढ़े का गला काट दिया होता है। वो बजूरा सोच रहा होता है, उसने लाडन का इल्यूजन को, जिसको कि मैंने स्ट्रेंथन किया था, उसके भी आर पार देख लिया। इवन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हो, उसने देखा भी नहीं हो, लेकिन आखिर इसने काटा कैसे इसे? जैसे कि मैंने सोचा था, तुम इनक्रेडिबल हो मेरे वेशल। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक इल्यूजन या फिर डायमेंशनल क्रैक होने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे इल्यूजन धीरे धीरे हटने लगता है। आनफिला कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इस तरह का स्पेल के द्वारा इस एंटायर एरिया को कवर कर दिया गया होगा, जो कि हमारा सेंसेस को ब्लॉक कर रहा है। रोनन जो कह रहा था वो सही है, और ये माना का वेवलेंथ देख के लग रहा है कि ये डेफिनेटली ये तो टावर मास्टर लाडन का है। ऐसा लग रहा है कि बजूरा का सील अनडन हो गया है। तो क्या हमें सारे मेजर्स को यहाँ पे गदर कर लेना चाहिए और काउंटर मेजर्स के लिए प्रिपेयर होना चाहिए? एलिजाबेथ एक सुकून की सांस लेती है और कहती है, माय गुडनेस, मैं इस तरह का एम्बैरेसिंग स्टेट में हूँ, मैं हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैंने डेफिनेटली उस दर्द को फील किया है, मेरे पूरे बॉडी में छेद कर दिया गया था। मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि ये बस फैंटम का पेन था, ये तो मेरे सेंसेस को भी फूल बना दिया। और रोनन से कहती है, आदिशान को प्लीज इसके बारे में कुछ भी मत बताना, अगर उसको मेरे इस तरह इनकॉम्पिटेंट के बारे में पता चलेगा तो वो मेरे ऊपर हंसेगी। एमसी कहता है, अरे अपने आप को एडमिट कर लो ना भाई, तुम ताकतवर नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, तुम अभी भी स्टबर्न हो। लेकिन सच बताओ, क्या ये सच में सुलिफन का यंगर सिस्टर है? एलिजाबेथ कहती है, हाँ ये सच है, वो सियोन ग्रांसिया है, द थर्ड डॉटर ऑफ ग्रांसिया।
पूछा, वो प्रीटी टैलेंटेड है मैजिक में, मैंने सुना था कि यंग एज में उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया था। एमसी कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस तरह का एक डिस्ग्रेसफुल इंसिडेंट में उससे मिलने वाला हूँ। वेल छोड़ो, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये सिंपली बजुर्ग के द्वारा यूज किया जा रही थी। वाह, आकारुषी लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम ऑसम हो एली। एली गुस्से में कहती है, अरे भाई मैं कितनी बार कहूँ मुझे उस नाम से मत बुलाओ, ये निकनेम बस सिर्फ और सिर्फ आधे शाम के लिए है। एमसी सोचता है उसके एनर्जी को देख के लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा थक गई है, बट लकीली वो इंजर्ड नहीं हुई है। पीछे जो चारकोल पड़ा है वो जरूर वही लोग है जो कि मिसिंग हो गए थे और इस टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे, लेकिन फिर भी ये लोग बजुरा के इम्प्रिजनमेंट से फ्री हो गए हैं। लेकिन इनके अंदर से यूनिक माना जो कि उन ऑर्डर से निकल रहा था वो इनके बॉडी में से भी निकल रहा है अभी तक। तो जो लोग मिसिंग हो गए थे तो वो सब लोग ऑर्डर्स के स्पाइस थे। मैं सोच ही रहा था कि ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, क्योंकि वही लोग जो कि एडी को लाइब्रेरी के काम में मदद करते हैं, सिर्फ वही लोग मिसिंग हुए हैं। तो उन लोगों का टारगेट जरूर वो फॉरबिडन बुक एरिया होगा। तो इसका मतलब जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उस दिन वो सिंपल सुसाइड नहीं था, बट एक डाइवर्जन टैक्टिक था जो कि सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिससे कि मैजिक टावर के लोग इंक्लूडिंग एरी और एनफिला भी ऐसे बेवकूफ बन जाए। एलिजाबेथ हाफते हुए कहती है, रोनन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम बजुरा का टारगेट हो। एमसी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है एली, तुम क्या कहना चाहते हो? एलिजाबेथ कहती है, मेरे पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना रोनन, थोड़ी देर पहले जो तुमने काटा वो बजुरा का रियल बॉडी नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है। मुझे शर्माते हुए कहना पड़ रहा है कि बजुरा एक अलग ही लेवल पे है, वो इतना ज्यादा हाई लेवल पे है कि वो बस छोटा सा इल्यूजन से ही मुझे हराने में कामयाब हो पाया। अगर वो तुमको पकड़ लेता है और अपने आप को कंप्लीट कर लेता है तो जरूर से डॉन का यही पे खात्मा हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि ये लेट हो जाए। हम देखते हैं वो बजुरा वो अभी भी इटाची उचिया की तरह बैठा होता है एक चेयर पे, वो एक ईवीएल सा स्माइल देता है और कहता है, वो ऐसा हो नहीं सकता। एमसी एकदम सनसना जाता है और साइड में देखता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या है? एली, वाइस टावर मास्टर एरी, आखिर क्या हो रहा है? बजुरा कहता है, ये लोग बस सो नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी सारे मेज टावर के लोग हैं और तुम्हारे सारे साथी मेरे कंट्रोल में हैं, और इसके साथ मेरा बोरियत भी खत्म होने वाला है। रोनन, तुम वो बच्चे हो जिसको कि एक हॉनर मिलने वाला है, तुम मेरे साथ अपना बॉडी शेयर करने वाले हो, तो मेरे पास आओ। और इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेज टावर का सीन, जहाँ पे एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, तुम कभी नहीं बस्टर्ड, तुमने क्या किया ये सब, तुम अपना स्टूपिड ट्रिक्स खेलना बंद करो और मेरे सामने बाहर आओ अभी क्या अभी। हम देखते हैं तभी वो बजुरा एक चेयर पे बैठा होता है और कहता है, मेरे पावर को देखने के बाद भी तुम इस तरह से अपनी आवाज ऊंची कर रहे हो। हाउएवर ये प्लेस बहुत ही ज्यादा गंदा है तुम्हारा और मेरा मिलन के लिए, तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और लेके चलूंगा। तभी एमसी साइड में देखता है तो हम देखते हैं कोई और लड़की आती है। एमसी उसको देख के सोचता है, ये लड़की तो वही है, वो आखिरी लड़की जो कि मिसिंग हो गई थी। वो लड़की कहती है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास लेके चलूंगी, मुझे फॉलो करो रोनन। एमसी कहता है, तुम चाहते हो मैं उस गंदे जगह पे आऊँ? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, जो भी हो, अगर वो बाहर आना नहीं चाहता तो मैं खुद ही जाके उसको देख लूंगा, तो मुझे रास्ता दिखाओ। बजुरा कहाँ है? फिर सीन शिफ्ट होता है। एमसी कहता है, अच्छा तो ये है, इसी जगह में वो रद्दी सा कबाड़ पड़ा हुआ है। दरवाजा खोलते हैं और दोनों अंदर आने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों अंदर आते हैं तो एमसी देखता है वहाँ पे टावर मास्टर लार्डन को कैदी बना के रखा गया होता है। वो कहते हैं, मुझे बचा लो बजुरा, मैं गलत था, मैं एक मामूली इंसान हूँ जो तुम्हारे पावर के लालच में आ गया, प्लीज मेरे ऊपर दया दिखाओ। जी गुस्सा होता है और अपना ऑनर रिलीज करके अपना तलवार निकालता है और उन पे अटैक करता है और उसको 2 टुकड़ों में काट देता है और आगे बढ़ जाता है और कहता है, इस तरह का गंदा मजाक करना बंद करो, बाहर आओ तुम रद्दी के कबाड़। बजुरा कहता है, गुडनेस, शायद मेरा ये इल्यूजन तुम्हें पसंद नहीं आया, तो तुम्हें जैसा ठीक लगता है वो वैसा मैं करूंगा। फिर एमसी साइड में देखता है तो हम देखते हैं वो बजुरा एक इविल सा स्माइल देता है और कहता है, रोनन तुम्हारा स्वागत है मेरी ब्यूटीफुल व्हीकल। तुम्हें सामने से देखे मुझे बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल फील हो रहा है और मैं इस मोमेंट को अपने अंदर से एडमायर करना चाहता हूँ, तो पहले इस चीज से हम निपट लेते हैं। और वो अपना उंगली उठा के कहता है, अपने आप को मार दो। तो एमसी के साथ जो लड़की आई होती है वो अपना गर्दन मरोड़ लेती है और कहती है, ग्लोरी टू बजुरा, और नीचे गिर जाती है। एमसी बजुरा से कहता है, ये किस तरह का बुलशिट है, क्या वो तुम्हारे साइड में नहीं थी क्या? बजुरा कहता है, हंसने वाली बात मत करो, मेरे बॉडी के प्रीवियस ओनर की तरह वो भी एक मेयर मोर्टल थी,
जिसको कि अपना औकात पता नहीं था और वो मेरी पावर के लालच में आ गई। मुझे अभी भी वो बकवास याद है जो बकवास उन्होंने मुझसे पहले मिलके किया था। वो चाहते थे कि मैं उनका साथ दूं और उसके बदले में वो मुझे बचा लेंगे। तब मेरे पास सरवाइव करने के लिए कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा। इवन दो वो कमीने लोग कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जब चाहूँ उनको टुकड़ों में काट सकता था, लेकिन मैं उन पे दया दिखाया और मैं उनको एक ऑनर दिया ताकि वो ऑर्डर को फॉलो कर सके। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया? रोनन एमसी सोचता है। उसकी बात सुन के और उसके एक्शन को जज करके ऐसा लग रहा है कि वो ऑर्डर के साइड में नहीं है, लेकिन क्यों? इस तरह का नेबुला ग्लासर वाला एनर्जी उससे ऐसे कैसे निकल रहा है? चाहे जो भी हो, मैं एक ही कंक्लूजन पे पहुंच पाया हूँ। फिर एमसी उससे कहता है, मैं तुम्हारा बकवास बहुत ज्यादा सुन लिया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी औकात। कमीने। वो बजरा हंस के कहता है, हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिट है। हाँ, मेरे व्हीकल को ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा हमारी पावर का डिफरेंस देखे? मैं जब चाहूँ तुम्हें तब एक चुटकी बजा के मार सकता हूँ। लेकिन क्या? एमसी उस जगह से गायब हो जाता है और उस पे हमला करने के लिए उसके सामने आ गया होता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मुझे सोचना ही होता तो मैं पहले ही ये सोच लेता? वो कहता है, इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ एमसी उस पे हमला करके उसके टुकड़े कर देता है। लेकिन एमसी महसूस करता है कि वो दूसरी जगह में बैठा होता है, एकदम इटाची उचिया की तरह। और वो बजूरा कहता है, लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना पड़ेगा, तो तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। और वो एक मैजिक करता है जिससे कि जमीन से एक मुंह निकलने लगता है और वो बुढ़ा अपना बात कंटिन्यू करके कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने ज्यादा वीक हो और हम दोनों में जो पावर का गैप है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। एमसी घबराने लगता है, लेकिन एमसी के हार्ट की तरफ एक ग्रीन सा लाइट चमकता है। वो होता है सारंते का रिंग। एमसी को वो चीज महसूस होता है। वो कहता है, ये एनर्जी। लेकिन तब तक वो जमीन से निकलने वाला मुंह एमसी को खाने के लिए तैयार होता है और वो एमसी को निगल लेता है। लेकिन वो महसूस करता है कि उसके दांतों के बीच में एमसी खड़ा होता है अपना तलवार पकड़ के। एमसी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ इतना गंदा मुंह मेरे सामने खोलने की? क्या तुम मरना चाहते हो? और वो तलवार से उसको बहुत सारे स्लाइसेस मारने लगता है और उसको मार के खत्म कर देता है। हम देखते हैं बजूरा, वो अपना उंगली उठाता है, एमसी साइड में देखता है तो फिर से वो मुंह वापस आ जाता है एमसी के सामने और एमसी को निगलने के लिए तैयार होता है। एमसी भी तैयार होता है फाइट करने के लिए। वो अपना तलवार पकड़ता है और वो मुंह वाला कीड़े को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो उस पर स्ट्राइक करता है और आगे बढ़ जाता है। बजूरा दिखता है और कहता है, बढ़िया, ये मूव थोड़ा अनसोफिस्टिकेटेड था, लेकिन ये बुरा नहीं था। फिर हम देखते हैं वो कीड़े से हाथ निकल लेते हैं और उससे इंसान की तरह एक जीव निकलने लगता है जो कि एमसी को पकड़ने लगते हैं। और बजूरा अपनी बात पूरा करके कहता है, तो देखते हैं कि तुम इसको कैसे रेस्पॉन्ड करने वाले हो। उस कीड़े से निकलने वाले जीव एमसी को पकड़ लेते हैं। एमसी सोचता है, अरे यार, कहाँ फंस गया मैं। एमसी को बहुत सारे जीव पकड़ के एक गोलाकार बना लिए होते हैं। उसको वो बजूरा कंट्रोल कर रहा होता है। एमसी को लगभग पूरी तरीके से पकड़ लिए होते हैं। वो बजूरा अपना मुट्ठी बंद करता है तो वो गोलाकार कंप्लीट हो जाता है। वो देखता है उस गोलाकार को और कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तब तक उस गोलाकार से ग्रीन कलर की रोशनी निकलने लगता है और वो टुकड़ों में बंटने लगता है। फिर बजूरा उसको देख के हंसने लगता है, हा हा। वो कहता है, बढ़िया है, और वो एक धनुष निकाल लेता है और उस पे चलाने के लिए रेडी होता है और अपनी बात पूरी करके कहता है, तुमको इतना तो हैंडल करने के काबिल होना ही चाहिए। और वो तीर चला लेता है। जो तीर आगे बढ़ता है उस गोलाकार को टकराने के लिए और वहाँ पे स्पार्क निकलने लगता है और वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। एमसी निकलता है उस जगह से। वो बजूरा एक स्माइल देता है, हाँ नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज्यादा और दिखाओ मुझे रोनन, मुझे तुम्हारा पूरा पोटेंशियल दिखाओ। थोड़ा भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना पोटेंशियल दिखाओ रोनन। हम देखते हैं वहाँ पे एक फायर वाला पंछी आ गया होता है। वो बजूरा देखता है, ये क्या है? ये तो वाइस सावर मास्टर का स्पेशल मैजिक है, फायरफॉल। वेल, ये मुझे थोड़ा सरप्राइज किया। एक छोटा सा बच्चा इस तरह का हाई रैंकिंग का स्पेल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन तुम एक चीज भूल गए हो कि मैं जिस बॉडी में हूँ अभी, उसका होस्ट इस फायर मैजिक का पिनाकल पे है। तो इस तरह का एक ट्रिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कितना अनफॉर्चुनेट है। तुमने अपना ट्रम्प कार्ड दिखाया और मैंने इसे इजीली ब्लॉक कर दिया। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तुम्हारा बैटल सेंस एकदम मस्त था। वाओ, तो तुम ही मेरे नेक्स्ट अटैक बनोगे। फिर वो देखता है कि एमसी वहां से गायब हो गया होता है। वो सोचता है, क्या वो गायब हो गया? अच्छा, तो फायरफॉल एक अटैक नहीं था, वो बस अपने ट्रेसेस को हाइड करने के लिए यूज किया। इतना बड़ा लार्ज अमाउंट का माना तो ये एक स्मोक स्क्रीन की तरह वो इस्तेमाल किया। हम देखते हैं एमसी बजूरा के पीछे आ गया होता है उसको हमला करने के लिए और कहता है, मर जाओ बुढ़े आदमी, और वो उसको काट के आगे बढ़ता है। हम देखते हैं बजूरा के गले में एक कट लग गया होता है जिससे कि खून निकलने लगता है और एमसी उसके तरफ एक डेंजरस लुक के साथ दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि रोनन ने वो बजूरा को मार पाया होगा या फिर ये भी एक इल्यूजन हो सकता है? ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एमसी बजुरा का गला काटने के बाद वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके गले से खून निकलने लगता है बहुत ज्यादा और वो शायद से जुड़ने लगता है। एमसी उसको मुड़ के देखता है और वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है और बजुरा कहता है, भले ये पेसिंग इनकम्प्लीट है फिर भी तुम मुझे चोट पहुंचा पाए, ये चीज इनक्रेडिबल है। और वो आपस में जुड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं चारों तरफ से पोर्टल ओपन होके कीड़े जैसे जीव निकलने लगते हैं। बजुरा कहता है, बिना कोई रिग्रेट के अपना बचा हुआ सारा एबिलिटी मुझे दिखाओ। एमसी भी लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। सारे पोर्टल से वो कीड़े जैसे जीव निकलने लगते हैं एमसी पे हमला करने के लिए, लेकिन एमसी डॉज करता है और सोचता है डेफिनेटली उसके एसेंस को कट कर लिया था, लेकिन ये यूजलेस है। क्या मुझे वो फॉरबिडन बुक को बाहर निकालना पड़ेगा जो कि इस टावर मास्टर लार्डन को कंट्रोल कर रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। सरप्राइज अटैक्स और वो स्क्रॉल जो आउनफेलर ने मुझे दिया था वो अब काम नहीं करेंगे। टावर मास्टर लार्डन तो इंस्ट्रक्टर नाविरोस के इक्वल है। फाइट अभी तक चल रहा है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बजुरा मेरे बॉडी को चाहता है। अगर वो मेरी बॉडी नहीं चाहता तो ये फाइट कब का खत्म हो चुका होता। डन बैटल करने के लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब ये है। फिर हम देखते हैं बजुरा कोई मैजिक करने लगता है और वो एमसी की तरफ थ्रो करता है और अपना हाथ नीचे करता है जिससे कि वो अटैक एमसी की तरफ आगे बढ़ता है और एमसी अपना बात कंटिन्यू करके कहता है कि मैं अकेला बचा हुआ हूँ। फिर वो अपना तलवार पकड़ता है जिसको बजुरा भी अच्छे से देखता है कि एमसी उस जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता। वो अटैक एमसी के एकदम गले के पास आ गया होता है, लेकिन वो अटैक तभी गायब हो जाता है और कंटिन्यू करके कहता है, मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। बजुरा कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा इस फुलिशनेस की वजह से क्या हो सकता था? जिस बॉडी की मुझे जरूरत थी वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। लेकिन एमसी अपना तलवार नीचे गाड़ के कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हो। अगर कोई इंसान हमें देखता तो उसको ऐसा लगता कि मेरा बॉडी तुम्हारा है। वेल, अभी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारने नहीं वाले हो और ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बॉडी मैं तुमसे हार जाऊंगा, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर जाऊं। फिर हम देखते हैं कोई चीज। बजुरा कहता है, क्या तुम सच में मरने वाले हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे पागल बनाओ अपने इस गंदे शब्द से? क्या लगता है कि इस तरह का ट्रिक मेरे ऊपर काम करने वाला है? ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे मर्सी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझ लिए हो, लेकिन जो तुम्हारे बॉडी में डैमेज हुआ है मैं चाहूँ तो उसको हील भी कर सकता हूँ। एमसी कहता है कि इस तरह का इतना ज्यादा बात क्यों कर रहे हो? मैंने अच्छे से पहले ही देख लिया कि जब तुम मुझे अटैक करने वाले थे तो तुम किस तरह से घबरा रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस खोखली बातों से मैं कन्विंस हो जाऊंगा? यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है ना? तुम इस तरह का रोइन बॉडी अपने व्हीकल की तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बजुरा कहता है, लगता है तुम भूल गए हो इस मेल्स टावर में जितने भी बंदे हैं वो मेरे मैजिक की मर्जी के द्वारा दबे हुए हैं। इसका मतलब मैं जब चाहूँ उनको इंस्टेंटली मार सकता हूँ। पर तुम अपने साथियों को ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहते तो चुपचाप इन फालतू बातों को बंद करो। हंसने लगता है, हा तुम बहुत ज्यादा फनी हो। बताओ तुम रद्दी कहीं के, क्या लगता है तुम रद्दी पेपर कि मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को पहली बार मिल रहा हूँ? मैं अच्छे से बता सकता हूँ तुम्हारी एनोइंग फेस और तुम्हारा टोन सुन के कि चाहे मैं तुम्हें अपना बॉडी दूं या फिर नहीं दूं फिर भी तुम कभी भी उनको जीने नहीं दे सकते। वो बुढ़ा कहता है, क्या? एमसी कहता है, तुम कोशिश करके देख सकते हो जिससे कि मुझे मरने के बाद भी शांति मिलेगी, जिससे कि मैं बिना किसी टेंशन के मर सकूं। मैं मरने से पहले तुम्हें मार के ही जाऊंगा और यही मैं चुनता हूँ। मैं बकवास करूँ या फिर कुछ भी तुम अपने आंखों से ही देख लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक इस तरह का मेमोरी दिखाऊंगा जो तुम कभी भी भूलने नहीं वाले। जरा सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता। मैं सोचता था वो बस एक लकी बच्चा है जो कि इतना ज्यादा ओवरफ्लोइंग टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, लेकिन उसे देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी आंखों को देखो, वो किस तरह से मुझे घूर रहा है, लेकिन कैसे आखिरकार कैसे हो सकता है ये? एमसी कहता है, क्या तुम अभी भी श्योर नहीं हो? तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। और वो अपना तलवार अपने अंदर गाड़ लेता है जिससे कि उसके बॉडी से खून निकलने लगता है, जिसको कि बजुरा अच्छे से देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फटाक से आगे बढ़ के एमसी का हाथ पकड़ लेता है। एमसी अपने बॉडी को चोट पहुंचाते हुए रुक जाता है। बजुरा एमसी से कहता है, तुम मुझे इस तरह का मरने का धमकी देके आखिर तुम हासिल क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ रोनन, मुझे बताओ। हाँ, तो अब तुम बात करने पे आए हो तो हम दोनों एक बेट लगाते हैं। हम दोनों अपने जान दांव पे रख के एक बेट लगाते हैं। चलो थोड़ा सा मजे करते हैं। बजुरा कहता है, बेट? एमसी कहता है, हाँ। मैं कर्स के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था और रिसेंटली मैं एक चीज को पता लगा पाया, वो है द कर्स ऑफ द पैक्ट। ये एक इस तरह का कर्स है जो कि अपने खिलाफ जाने वाली सारी चीजों को रोक देता है जब तक कि वो फाइट खत्म नहीं हो जाता। और ये कर्स का डराने वाली बात यह है कि ये पैक्ट को कैसे भी हो खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे अपने जान दे के ही क्यों ना हो। चलो एक बैटल करते हैं कर्स ऑफ द पैक्ट के साथ। तरह का कर्स तो इजीली बना सकते हो, है ना? बजुरा सोचता है, इसको हराना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसके बाद भी मैं इसकी बॉडी को हासिल कर पाऊंगा। इसके जैसे एक इंसान तो अपना जान आराम से ले सकता है। और थोड़ी देर पहले मैं जो स्ट्रेंज एनर्जी को सेंस किया, वो स्ट्रेंज एनर्जी इस बच्चे को अपना ताकत प्रोवाइड कर रहा है। अभी के लिए वो मेरे लिए खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। ये बच्चा मेरे लिए एक ट्रेजर है जिसको मैं सदियों से ढूंढ रहा था। इसके बाद से मुझे इस तरह का बॉडी कभी भी नहीं मिलेगा। इसी कहता है, तुम हेजिटेट कर रहे हो? इतना महान ज्यादा फॉरबिडन बुक होके भी एक बच्चे से बेट लगाने के लिए डर रहा है? क्या तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है? वो बजुरा एमसी के हाथ छोड़ देता है और कहता है, वेरी
वेरी वेल, लेकिन मैं इस फाइट का नतीजा डिसाइड करूंगा। ये बात अच्छे से जान लो कि यहाँ पे मेरा मर्सी खत्म होने वाला है। उसको देख के लग रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। मैं ऐसे ही रेगुलरली आग करता रहूंगा तो मैं डेंजर में आ जाऊंगा। उसको उसका काफी रहा, चाहे इसके बाद जो भी हो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। फिर बजूरा कर्स करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है क्या तुम रेडी हो रोनन? शुरू करते हैं द कर्स ऑफ द पैक्ट, और ये कर्स हम दोनों के बीच में होगा। जब तक मैच एंड नहीं हो जाता तो तब तक दोनों ही अपने बॉडी को हार्म नहीं कर सकते। अगर रोनन हार जाएगा तो बजूरा को वो अपना बॉडी दे देगा, और अगर बजूरा हार जाएगा तो वो सारे ह्यूमंस को छोड़ देगा और इटर्निटी के लिए सील हो जाएगा। तो तुमने इस पैक का कंटेंट्स देख लिया है, तो इस मैच में ये होगा कि तुम्हें मेरा इल्यूजन मैजिक को सहना पड़ेगा, और अगर तुम सह लेते हो तो तुम जीत जाओगे। क्या तुम एग्री करते हो इस पे रोनन? एमसी कहते हैं ऑब्वियसली मैं इस पे एग्री करता हूँ। तो जल्दी करो और शुरू करो, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। और बुढ़ा बजूरा कहता है गुड, बढ़िया है, तो शुरू करते हैं। फिर वो अपना कर्स को रेडी करता है जिससे कि वजन नापने वाले में दोनों का ही एनर्जी चला जाता है, और बजूरा कहता है तो ये कर्स क्रिएट हो गया है। तो एक अच्छा सपना देखना रोनन, वही तुम्हारा इस लाइफ का आखिरी मेमोरी होगा। लेकिन रोनन कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, कितना ही मजाक करोगे? कहता है कितना ज्यादा मजाक करते हो, जब तक तुम बाहर हो इसको एंजॉय कर लो। एक बार ये बेट खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा मेरी बॉडी का लालच करने के लिए। फिर एमसी इल्यूजन में चला जाता है। हम देखते हैं इल्यूजन के अंदर का सीन। कोई कहता है अगर हम एक भी पकड़ लेते हैं तो हमारा लाइफ कितना ज्यादा बेटर हो जाएगा। तुम्हें पता है कि फैंटेसी स्पीशीज जैसे कि ड्रीम वर्ल्ड और ऑसन फेस इतना ज्यादा हाई प्राइस में सेल होता है। मैं श्योर हूँ जो आदमी एक भालू को भी नहीं पकड़ सकता उस तरह का आदमी उन लोगों को पकड़ के लाएगा। वो कहता है लगता है तुम कमीनों के दिमाग में ये नहीं घुस रहा, तुम लोग कंट्री साइड में बड़े हुए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसे कम करता है। तो एक दूसरा बंदा कहता है तुम कमीने तुम क्या कह रहे हो? एमसी कहता है तुम लोग चुप रहो, क्या हम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं? मैं देखता है और कहता है क्या आप उठ गए? अब बहुत समय से सो रहे थे, क्या आपको अच्छा सपना आया कैप्टन रोनन? हम देखते हैं इल्यूजन में एमसी का पास्ट लाइफ का सीन जहाँ पे एमसी एक डिसिप्लिनरी स्क्वाड कैप्टन होता है। कॉर्पोरल रोनन कहता है अपना बातें करना बंद करो और अपना इक्विपमेंट को अच्छे से इंस्पेक्ट करो और प्रिपेयर हो जंग करने के लिए। मैं एक सिली ड्रीम देखा। तो लाल वाला बंदा कहता है जबकि आप उठ गए हो कैप्टन तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं, आखिर कब तक हमें ये सब करना पड़ेगा? हमारे रिलीज होने से पहले ही हम डिसिप्लिनरी सोल्जर कब का मर जाएंगे। काम करते हैं हम लोग सारे नेक्स्ट बैटल के दौरान भाग जाते हैं यहाँ से। अगर ये लीड आप लोगे तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कैप्टन। के बाद से आप लोग मुझे फॉलो करना, हम किसी को लूट लेंगे और एक बार हम अमीर बन जाएंगे तब तो मजे ही मजे। एमसी कहता है बलूस मैंने कहा था कि तुम अगली बार इस तरह का किसी को लूटने वाली बात करोगे मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हाथ काट दूं? वो बलूस कहता है नहीं मैं इस तरह का ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। फिर एमसी कहता है तो अपना मुंह बंद रखो और शांति से रहो। पता नहीं है कि ग्राउंड कमांडर ने हमें हमारी आजादी देने के लिए वादा किया है, अगर हम 2 महीना और उनको सर्व करते हैं तो वो हमें रिलीज कर देंगे। इसी प्रॉमिस के साथ ही हम लोग इतने समय से टिके हुए हैं। हम क्रिमिनल बनने से अच्छा तो हम अपना फ्रेश लाइफ शुरुआत करें। इसके बाद अपना बकवास करना बंद करो तब तक के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, समझ गए? बलूस कहता है ठीक है कैप्टन मैं समझ गया। एमसी कहता है ठीक है अगर तुम समझ गए हो तो ये भी समझो कि थोड़ा सा और सह लो, इसके बाद से जो तुम्हें आजादी मिल जाएगा क्योंकि ये आदमी हमारे साथ है और ये जब तक हमारे साथ है हम कभी भी नहीं मरेंगे। मेरी बात सही है ना कैप्टन रोनन? एमसी कहता है मार्टिन तुम बच्चे एक बात का ध्यान रखो, सभी लोग को अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो तुम मेरे पीछे छुपना बंद करो। चाहे तुम कमीनों के साथ कुछ भी हो जाए मेरा जिंदगी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान करोगे मैं उसी समय तुमको छोड़ दूंगा। एमसी सोचता है मैं ये इसलिए नहीं बताया था कि अगर मैं ये बता देता तो ये लोग अपना गार्ड डाउन कर लेते, लेकिन ग्रांड कमांडर ने हमें प्रॉमिस किया है कि हम अगर ये प्लान में सक्सेस पा लेते हैं तो वो हम सब लोगों को आजादी दे देगी। तो इसका मतलब ये जरूर है कि बहुत ही ज्यादा डेंजर होने वाला है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा सह लूं तो मैं अपना बहन के पास जा सकता हूँ निम्बूटिंग जो कि मेरा इंतजार कर रही है। तो चलो सभी लोग सर्वाइव करते हैं जैसे तैसे हो जाए। हम देखते हैं एक मैजिक सर्कल जहाँ से कि लाइट निकलने लगता है, आसमान से बहुत ही ज्यादा रोशनी नीचे आ रही होती है और वो सारा चीजों को तबाह कर रही होती है। सभी लोग देख के एकदम घबरा रहे होते हैं। वो बेलारूस सोचता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, ये आसमान से क्या चीज आ रहा है? शिट, ये तो क्या ये हमारा एनिमी फोर्सेस का स्पेल है? कैप्टन रोनन प्लीज हमें कमांड दीजिए। हम देखते हैं एमसी को, वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सोचता है क्या मेरा पूरा बॉडी कांप रहा है, ये तो इतना ज्यादा डेंजरस है। फिर हम देखते हैं स्टारलाइट, वो कहता है देखो जो तुम लोग हो जिसको कि स्टारलाइट के बारे में पता नहीं है तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपना रास्ता क्लियर करने के लिए उसकी विल के साथ, तो अपना किस्मत को मान लो मैं आही हूँ। तो इसके आगे क्या होगा, एमसी बचेगा या फिर वहीं पे उनका स्क्वाड का खात्मा हो जाएगा, ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आयुध की एंट्री, वो सब लोगों को धमकी दे रहा होता है। वीडियो में आगे देखते हैं कि उसकी धमकी सुन के सब लोग डर के घबराने लगते हैं। एनसी के सोल्जर सब लोग घबराने लगते हैं। वो कहते हैं ये क्या है कैप्टन, वहाँ पे देखो वो क्या है। हम देखते हैं आसमान में आयुध, वो बहुत सारे आग का गोला नीचे फेंकता है। सभी लोग एकदम देख के घबरा रहे होते हैं, उनको वो अटैक लगने ही वाला होता है। वो अटैक नीचे जब जमीन पे लगता है तो सारा चीज तबाह होने लगता है। सभी लोगों को लगे सभी लोग मर रहे होते हैं और वो सब चिल्ला रहे होते हैं हमें बचा लो हमें बचा लो। एमसी वो सब देखता है और वो भी एकदम
एकदम सदमे में होता है। वो सोचता है क्या, आखिर ये क्या है। देखते हैं 4 बंदों को जो कि हॉर्न बजा रहे होते हैं। कॉमरेड कहता है ये तो एडवांस हॉर्न का साउंड है। क्या वो लोग हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमको इन मॉन्स्टर के सामने अभी फाइट करने जाना है? क्या ही बकवास है भाई, हम कैसे जा सकते हैं? वो सब लोग पागल हो गए हैं। हम देखते हैं अपना एमसी उन लोगों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग एमसी को देख के कहते हैं कैप्टन। एमसी कहता है हे तुम पागल लोग, जल्दी इधर आओ, ये वक्त कंप्लेन करने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे खड़े मत रहो, इधर आओ। अगर तुमको बुरी मौत नहीं मरना है, चाहे तुम यहाँ पे फाइट करो या फिर भाग जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक हम देखते हैं उन लोगों पे एक अटैक आके लगता है और उन लोगों की खून एमसी पे चिटकता है। एमसी सोचता है क्या ये सब क्या हो रहा है। एमसी वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं कोई और एमसी को पकड़ता है और उस जगह से दूर लेके जाता है। दोनों बंदे नीचे गिरते हैं। वो कहता है रोनन जल्दी उठ जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, हम उसको फेस नहीं कर सकते, हमें बैकअप की जरूरत है, जल्दी करो। एमसी देखता है उसके सारे बंदों को वो हमला लग गया होता है और सभी लोग मर रहे होते हैं। उन लोगों के बॉडी में वो नुकीले चीज घुस के होता है। एमसी कहता नहीं, और वो बहुत जोरदार चिल्लाता है। हम देखते हैं इल्यूजन के बाहर का सीन जहाँ पे कि एमसी और बजुला दोनों ही खड़े होते हैं। एमसी सोचता है मेरा इल्यूजन तुम्हारा मेमोरी के अंदर घुसेगा और तुम्हारे टेरेबल और पेनफुल मोमेंट्स को बार बार रिक्रिएट करेगा, इस तरह से तुम्हें जकड़ लेगा, तुम कभी भी इससे छूट नहीं पाओगे। तुम्हारा माइंड इतना ज्यादा पागल हो जाएगा वो टूटने लगेगा और तुम मरने के लिए भीख मांगोगे हमेशा हमेशा के लिए, और वही चीज तुम्हें हमेशा के लिए सहना पड़ेगा। ये फाइट जीतने के लिए रोनन और एक मॉर्टल के लिए इसको ओवरकम करना एकदम इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता कि जब तुम ये ऑफर कर रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे, लेकिन इस मोमेंट में तुमने इस बेट का कंडीशन सेट किया, तुम तभी हार गए थे। इसलिए मैं क्यूरियस हूँ कि तुम किस तरह की स्ट्रगलिंग कर रहे होगे। हम इल्यूजन के अंदर का सीन देखते हैं। एमसी और उसके साथी एक पत्थर के पास आगे होते हैं जिसपे उसका कॉमरेड मरी पड़ी होती है। एमसी एकदम दुखी होता है, वो उसको देखता है तो बंदी मर गई होती है। वो सोचता है ये मर गई। वो फिर एक घोड़ा लेके भागने को तैयार होता है, उसके पीछे आयुध पड़ा होता है। वो पीछे देखता है तो उसका और एक साथी मारा गया होता है। एमसी कहता है आखिर ये भी मर गया, और वो नीचे होता है, वो सब लोगों को देख रहा होता है और कहता है वो सारे लोग मारे गए, और वो बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है। वो सोचता है कि पता नहीं मुझे बचाने के लिए यहाँ पे कितने सारे मारे गए, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग मारे गए, मैं इनको गिन भी नहीं सकता। क्या ये खत्म हो गया या फिर इस नरक का कोई एंड भी है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। राम इल्यूजन के बाहर का सीन देखता है। एमसी कहता है रुक जाओ, और वो घुटने पे आ जाता है। कहता है मैं अपना बॉडी और सारा चीज तुम्हें दे दूंगा, तो प्लीज रुक जाओ। उसके बाद बजुला सुनता है और एक ईविल सा स्माइल देता है और कहता है फाइनली, और वो उसके बॉडी से वो बुक निकलने लगता है और बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से खुश हो रहा होता है और कहता है फाइनली तुम मेरे होने वाला हो रोनन, और वो उसके बॉडी पे कब्जा करने लगता है। एमसी की बॉडी में जब वो घुस जाता है और एक ईवी से स्माइल देता है और एमसी एक जोरदार चीख मारता है जिससे कि एक वंडर पैदा होता है। एमसी खड़ा हो जाता है, लेकिन वो एमसी नहीं होता, वो होता है, और बजुरे ने एमसी को पूरा कंट्रोल कर लिया होता है। कहता है कितना ज्यादा बढ़िया है ये ओवरफ्लोइंग पोटेंशियल, हा, ये बॉडी मुझे रोक रही है, ये बॉडी तो एकदम खतरनाक है। और वो एमसी की बॉडी को पाके मुस्कुरा रहा होता है और रोनन से कहता है रोनन तुम्हारी कॉन्शियसनेस खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ, तो देखो यही है तुम्हारा ट्रू पावर। और वो उसके तलवार से एक अटैक करता है उस जगह पे, जिससे कि वो सारा चीज तबाह हो जाता है। और बजुरा कहता है तुम्हारा पावर अनलॉक हो गया है मेरा ब्लेसिंग के साथ, तुम्हारे इस तरह के पावर के साथ मैं कितना तबाही मचाऊंगा क्या तुम सोच सकते हो। उससे पहले चलो ये सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन। तो हम इस छोटे से कीड़े को मारने के साथ ही शुरुआत करते हैं। ये कीड़ा, पैथेटिक कीड़ा, मुझे परेशान कर रहा था बार बार स्ट्रगल करके। वो टावर मार्शल लार्डन की तरफ मुड़ता है और उनके पास जाने लगता है और कहता है क्या अभी भी तुम्हारे पास विल पावर है हिलने के लिए, तुम सच में टावर मास्टर के टाइटल को डिजर्व करते हो। आखिर तुम्हें मोटिवेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है कि डॉन टावर मास्टर बनने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जो तुमने तबाही लाई है इस जमीन पे उस चीज का गिल्ट, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम इसी दुख के साथ मरने वाले हो। और वो बजुरा एमसी के तलवार के साथ टावर मास्टर लार्डन पे अटैक करता है, लेकिन वो महसूस करता है कि उसको कुछ होने लगता है और उसका हमला बीच में ही रुक जाता है। बजुरा कहता है क्या मैं कांप रहा हूँ, आखिर क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसके हाथ से उसका तलवार छूट जाता है और वो घुटने में आ जाता है। वो कहता है क्या, आखिर क्या हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि वो अपना सर पकड़ के एकदम चिल्ला रहा होता है। वो कहता है ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा, ये कैसे हो सकता है, एक पैथेटिक ह्यूमन बॉडी इतना ज्यादा डार्क पावर को कैसे हैंडल कर सकता है। देखते हैं एमसी, वो कहता है वाह तुम तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो, मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मरने ही वाला था इस पावर से, बस इस पावर को थोड़ा सा छू के, लेकिन तुमने तो इस कर्ज को पूरा ही निकल लिया, मुझे तुम्हें एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। बजुरा कहता है इम्पॉसिबल, कैसे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी भी कैसे बरकरार है। एमसी कहता है हाँ, तुमने जो एनोइंग इल्यूजन बनाया था इसी की वजह से मैं उस दिन में जो हुआ था उसको रिमेम्बर कर पाया, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अब मैं उसको पूरी तरीके से याद कर सकता हूँ, हर एक डिटेल। ऑनेस्टली कहूँ तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता
होता तो मेरा माइंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता अगर ये चीज मेरे पास नहीं होता तो। और वो सारंते की रिंग निकालता है और दिखाता है। हम देखते हैं प्रीवियस सीन जहाँ पे कि एमसी और लाइब्रेरियन आमने सामने होते हैं। एमसी ने एरी को जब सारंते का रिंग दिखाया होता है तो उधर से ग्रीन कलर का रोशनी निकल रही होती है। एमसी कहता है आखिर क्या चल रहा है एरी, क्या ये रिंग का ट्रू फॉर्म है? एरी कहती है हाँ, अगर तुम एक स्पेसिफिक टाइप का माना इसमें डालोगे तो ये रिएक्ट करेगा और अपना ट्रू सेल्फ को रिवील कर देगा। ऐसा लग रहा है कि उसने स्पेशली तुम्हें दिया ही है क्योंकि उसको पता था कि तुम अपने कर्ज से सफर कर रहे हो। इस चीज में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एंटी डिमोनिक एनर्जी भरा पड़ा है। प्लीज इस चीज को आराम से संभाल के रखना रोलन। अगर फ्यूचर में तुम कभी भी अपने कर्ज के वजह से बुरे रास्ते में जाने लगोगे तो ये चीज बचा लेगी। हम देखते हैं एमसी के हार्ट में सारंते की रिंग ग्लो कर रहा होता है। एमसी डूबने ही वाला होता है लेकिन सारंते का हाथ उधर आता है और एमसी को पकड़ता है और उस चीज से बाहर निकाल लेता है। देख के खुश होता है और कहता है सारंते मैं तुम्हारे प्रति कर्जदार रहूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सारंते। एमसी उस रिंग को देखता है और बजुरा से कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा बॉडी का कर्ज किसी दिन मेरे काम आएगा, लेकिन उस दिन जो हुआ वो सब देखने के बाद मैंने एक गैम्बल किया और सारा चीज सही हुआ। बजुरा कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस वर्ल्ड में कैसे आखिर प्रेजेंट हो सकता है? हम देखते हैं एक भयानक आंख। एमसी कहता है हाँ मैंने ये इतना ज्यादा सुन लिया कि मैं अब इस चीज से नहीं डरता। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम रिग्रेट करने ही वाले हो। तुमने मेरे बॉडी का लालच किया और अभी देख लो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो कर्ज बजुरा के ऊपर हो रहा होता है। बजुरा अपने आप को देखता है और वो उस कर्ज के अंदर डूबा जा रहा होता है और कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे, ये कभी भी नहीं हो सकता। और रोनन की तरफ हाथ बढ़ाता है उसको पकड़ने के लिए लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सकता। वो कहता है मैं हूँ फॉरबिडन बुक ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं खुद ही एक डिस्ट्रक्शन हूँ और मैं इस दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं कभी भी ऐसे खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेकिन एमसी उसके एक हाथ को काट देता है और कहता है तुम इस तरह से चिल्लाना बंद करो अपना मुंह। अगर तुमने अपना सारा पावर इस्तेमाल कर लिया है तो अपना मुंह बंद रखो। तुम रद्दी के पेपर। क्या इस बार एमसी बजुरा का सच में खत्म कर पाया होगा या फिर बजुरा फिर से वापस आएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो तब तक के लिए बाय बाय।